कल लड्डू मिला था ना, तो डब्बा चाहिए। हाँ कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अब देखो, एकदम फोकस करना। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, लेक्चर नंबर 3 है। पूरा ध्यान लगा के सुनना। मैं फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां तक पहुंचूंगा, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन करा करके सीधे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी तक कराऊंगा। हार्डी विंगर एक पॉइंट मैंने एडिशनल डाला था पर नीचे नहीं कराया, तो आपको भी नहीं कराऊंगा, कल ही कराऊंगा हार्डी विंगर, ठीक है। तो यहां तक आज कंप्लीट करने वाले हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल आते ही मैं हार्डी विंगर 2 मिनट का है, ठीक है, न्यूमेरिकल जेनेटिक्स में करा देंगे सर। इसके जो न्यूमेरिकल है जेनेटिक्स में डलवा देंगे। जो यहाँ पर बियोलॉजी में क्वेश्चन आता है वो यहाँ से सॉल्व होगा हार्डी विंगर से, ठीक है। कल इसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, यानी एक बार इवोल्यूशन फिर से रिवाइज कराऊंगा कल मैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। और ह्यूमन इवोल्यूशन करा करके जो बचा हुआ पार्ट था वो 1 घंटा लास्ट मिलेगा, हमें उसमें बचा हुआ पार्ट कर लेंगे, यानी वो ड्रग्स वाला और उसकी लाइफ साइकिल उसकी अलग से मैं बना करके सेट करूंगा उसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पूरा पूरा फोकस करना, कोई बोलेगा नहीं बीच में, है ना। सबसे पहले हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जरा बोल दो। अरे कब हुआ था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? हाँ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, क्लियर बिल्कुल। अच्छा, ओरिजिन ऑफ नॉन सेल्यूलर लाइफ, ओरिजिन ऑफ सेल्यूलर लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट 1.5 बिलियन ईयर एगो। कोई डाउट? सारे याद हो गए आपको। फिर इसके बाद की थी हमने बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी की एक लाइन याद रखना, एक बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन, सिंगल एक्सप्लोजन जो डिफरेंट टाइप की गैलेक्सी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें हम मिल्की वे अपनी, जिसको निब्यूली बोलते हैं, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, जिसके अंदर अपने सोलर सिस्टम को हम समझ रहे हैं, जिसमें हम अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ का फॉर्मेशन जब हुआ था, जब वॉल्केनिक इरप्शन थे, कुछ गैसेस निकले, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, मीथेन थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी और कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये 4 गैसेस थी, साथ में वाटर वेपर्स थे, यानी ऑक्सीजन नहीं थी। यानी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? एक्चुअल में प्रिमिटिव का मतलब पुराना, एटमॉस्फेयर तो बाद में डेवलप हुआ था, इसलिए प्रिमिटिव टर्म लगा दोगे तो एटमॉस्फेयर बोल सकते हो। कैसा था? रिड्यूसिंग, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। क्लियर बिल्कुल। इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई। पहली थ्योरी थी थ्योरीज स्पेशल क्रिएशन, जो टोटली डिस्कार्डेड थी क्योंकि साइंस उसमें नहीं है। दूसरी थी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, अगेन डिस्कार्डेड थ्योरी थी क्योंकि उसमें भी साइंस नहीं है। तीसरी थ्योरी दी गई थ्योरी ऑफ, नहीं अभी दी पेनिस्पर्मिया, पेंजीन, स्पोर्स, क्योंकि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनका मानना था कि लाइफ किसी और प्लेनेट से अर्थ पर आई है, स्पोर्स की फॉर्म में आई है या पेंजीन की फॉर्म में आई है, बैक्टीरियोइड्स यानी उल्का पिंडों के थ्रू आई है। समझ में आया? उसके थ्रू लाइफ आई है, तब यहां जाके इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? फिर थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस यानी कोई हाथ पैर है ही नहीं बायो का, ठीक है, यानी यहां पर अचानक से कोई चीज पैदा हो रही है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे घड़ियाल, ठीक है, किसने दी थी ये वाली बात? अरिस्टोटल, अरस्तु साहब ने बोला था, और इसको सपोर्ट किसने किया था? वॉन हेलमोंट। क्लियर बिल्कुल। पर इस थ्योरी को डिस्कार्ड किसने किया? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कई साइंटिस्टों ने इस थ्योरी के प्रूफ दिए थे, जिसमें जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था लुईस पाश्चर, उनका एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले ईस्ट और, ठीक है, साथ में सुगर का घोल बनाओ, उसको स्टलाइज करो, फिर उसमें कुछ समय के बाद देखा हमने एयर का एक्सपोज करा करके लाइफ क्रिएट हो गई, जिसमें एयर का एक्सपोज नहीं था उसमें लाइफ क्रिएट नहीं हुई। तब उन्होंने टर्म दिया ओमनीज वाइवम एक्स वीवो। बेटा इधर इधर इधर, पता है रिवीजन, पता है मैं अपनी आंतों को सिकोड़ के दम लगा के गले को फाड़ के रिवीजन इसलिए करा रहा हूं। मैं तो उसको अभी आधा घंटे में खत्म करा सकता हूं पूरा चैप्टर, पर रिवीजन इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हें एवोल्यूशन योर फिंगर टिप्स पर आ जाए। और जब रिवीजन होता है ना, तो उस समय तुम ज्यादा फोकस, मैं पढ़ा दूं तुम डाइवर्ट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिवीजन के टाइम पर फोकस किया करो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर हमने बात की थी भाई लुईस पाश्चर हो गया। लुईस पाश्चर के बाद कौन सी थ्योरी थी जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थी? ओपरिन हेल्डेन थ्योरी। ओपरिन हेल्डेन थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एबायोजेनेसिस, यानी पहले एबायोजेनेसिस हुई है और फिर जाकर के बायोजेनेसिस हुई है। इसको हम केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल
इवोल्यूशन। क्लियर बिल्कुल। अगर मैं ओपरिन हेल्डिन थ्योरी की बात करूं तो ओपरिन कहां के रहने वाले थे पहले ये बताओ? रशिया। हेल्डिन कहां के रहने वाले थे? माइग्रेट होकर इंडिया कौन आया था? हेल्डिन। कहां आए थे? भुवनेश्वर। हॉट डाइल्यूट सूप टर्म किसने दिया था? हेल्डिन। समझ में आ गया? हाँ, इन्होंने बताया कि उस समय प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एटम्स थे, एटम के इंटरेक्शन से छोटे मॉलिक्यूल बने, उनके इंटरेक्शन से कुछ कंपाउंड बने, ठीक है? जैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पहले क्या बना था? ऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए क्या बना? मीथेन। और इनके कंडेंसेशन से आप जानते हो प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, और इनके मिलने से सिंपल शुगर, समझ, अमाइनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा, ये सब बनना चालू हो गए। इनिशियली वो चीजें बनी जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, समझ रहे हो? यानी बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, समझ रहे हो? प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है? फिर हेल्डिन साहब ने बताया भी कि उस समय जो आदि सागर था, ठीक है, जो सागर था वो लाइक अ हॉट डाइल्यूट सूप, उसमें एग्रीगेशन ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हो रहा था, लाइक प्रोटीन, आरएनए, समझ रहे मेरी बात? इनका एग्रीगेशन हो रहा था, कोलोइडल सब्सटेंस बन रहे थे, वो चीजें बन रही थी जो आगे लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। और इस वाली बात को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया? मिलर साहब ने। कब किया? 1953, याद रखना है। तो मिलर साहब ने जो चैम्बर लिया था उसमें कौन कौन सी गैसेस ली थी, किस रेशियो में? हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया का जरा मुझे रेशियो बताओ। हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया 2:1, 2:1, इस रेशियो में उन्होंने तीनों गैसेस ली, ठीक है? साथ में वाटर वेपर्स थे, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया, 18 दिन तक रिएक्शन की, और उनको यू शेप की ट्यूब में कुछ अमाइनो एसिड मिले। कौन से अमाइनो एसिड थे? ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। यानी ये प्रूफ हो गया कि इन चीजों से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन बन सकती है। जब ये चीज पब्लिश हुई तो ओपरिन साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया कि कोई तो ऐसी चीज थी जो आगे जाके बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी हम बात किसी कर रहे हैं प्रोटोबायोन्ट्स। तो क्वाइसर वेट्स टर्म दिया किसने? ओपरिन साहब ने। और माइक्रोस्फीयर टर्म किसने दिया? सिडनी फॉक्स। क्लियर है बिल्कुल? पर सिडनी फॉक्स ने जो माइक्रोस्फीयर दिया था उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं था, सिर्फ लिपिड मेम्ब्रेन थी। क्वाइसर वेट सिंपल मेटाबॉलिज्म शो कर रहे थे, वाटर की फिल्म थी, दोनों में ड्रॉबैक था। तब बात आई कि पहले डीएनए आया या आरएनए? समझ में आया आरएनए आया। तब समझ में आया इन सब के मिलने से ही प्रोटोबायोन्ट जैसे स्ट्रक्चर बने थे जो बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। क्लियर है बिल्कुल? फाइनली इतना क्लियर हो जाने के बाद ये समझ में आया, ठीक है, ठीक है, कि भाई ये प्रोटोबायोन्ट्स आगे जाकर के पहले प्रोकैरियोट को बनाए होंगे, फिर यूकैरियोट बना होगा। प्रोकैरियोट में बात करते हैं तो पहले क्या आए? कीमो हेट्रो। फिर कौन आए? कीमो ऑटो। फिर कौन आए? सिंपल फोटो ऑटो। फिर कौन आए? सही मायने में फोटो ऑटोट्रॉप, जो वाटर को यूज करते थे, और जब वाटर की स्प्लिटिंग होती थी इलेक्ट्रॉन निकलता था और ऑक्सीजन रिलीज होना चालू हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुई यानी एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। इस ऑक्सीजन ने पहले अमोनिया को रिप्लेस किया नाइट्रोजन से, और मीथेन को रिप्लेस किया CO2 से, और धीरे धीरे आपस में इंटरेक्ट करके ओजोन का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? ओजोन का। सीधे बैठ के पूरा धर दिमाग, ठीक है? ओजोन का फॉर्मेशन किया। क्लियर है बिल्कुल? ओजोन बन गई। अब यहां से इवोल्यूशन फास्ट हो गया, यानी यहां से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। एक प्रीडेटर, एनारोबिक प्रेडेटर ने एक्सीडेंटली क्या काम कर दिया? एक प्रोकैरियोट को इनगल्फ कर लिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुई और माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, और यहां की जाकर के एनिमल सेल का फॉर्मेशन हुआ। इस एनिमल सेल ने ऐसे ही एक ब्लू ग्रीन एल्गी को इंगल्फ कर लिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुई और क्लोरोप्लास्ट बन गया, और यहां प्लांट सेल बन गई। यहां से एवोल्यूशन चालू हो गया। कोई डाउट? इसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस। भाई कई लोग थे जिन्होंने अपने अपने एविडेंस ये बताया कि भाई किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो पहले एविडेंस मैंने बताए थे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजी मतलब फॉसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है? फॉसिल मैंने बताया था कि अगर आपको रॉक्स के अंदर प्रिजर्व, कोई हार्ड बॉडी का हार्ड पार्ट प्रिजर्व हो गया, आप उसको निकाल रहे हो, उस लॉक की एज आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप उस फॉसिल की भी एज आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बेस पर आप पूरा क्रमबद्ध तरीके से स्टडी कर सकते हो कि हम कैसे इवॉल्व हुए, एनिमल्स कैसे इवॉल्व हुए। समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत प्यारा एग्जांपल एनसीईआरटी ने डायनासोर्स का दिया है। डायनासोर्स में एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि ब्रैकियोसॉरस से कौन बने? टायरानोसोरस। ब्रैकियोसॉरस हर्बीवोर्स थे, टायरानोसोरस कार्निवोर्स थे। या एनसीईआरटी ने बोली, ये बातें बोल रहा हूं। उन्होंने बोला है कि जो टायरानोसोरस की हाइट कितनी थी? 20 फीट। 20 फीट ये दे रखा है, क्वेश्चन आता भी है। ऐसे ही उन्होंने बात की है, क्वेश्चन आएगा भी, ट्राइसेराटॉप्स किससे बने थे? स्टेगोसोरस से बने थे। और उन्होंने बताया टायरेनोडॉन का संबंध इनसे नहीं है, अलग लाइनेज है। क्रोकोडाइल की अलग लाइनेज है, समझ रहे हो? आर्कियोपेटेरिक्स की अलग लाइनेज है, क्योंकि 3 लाइनेज दिखाई हैं।
बच्चा कंफ्यूज होता है, वो एक दूसरे के ऊपर डायग्राम बना दिए, डायग्राम थोड़ा खिसक जाते हैं प्रिंटिंग के टाइम पर, ठीक है, पर लाइनें 3 दिखाई हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग सेपरेट समझ रहे इवोल्यूशन हुआ है। कोई डाउट? समझ में आ गया? फिर उन्होंने भाई बस एनसीईआरटी में इतनी बताइए, एनसीईआरटी ने बताया है कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी रॉक की एज। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी होती है, मैंने समझाया भी था, इसमें आप रेशियो निकालोगे किसी भी रॉक से रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव का। रेशियो अगर 1:1 का है तो 1 हाफ लाइफ गुजरी है अभी तक, रेशियो 1:3 का है तो 2 हाफ लाइफ गुजरी है। इस रेशियो की हेल्प से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल करके उसकी 1 हाफ लाइफ में कितनी समय होता है उसको इंटू करके आप टोटल एज निकाल सकते हो। आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात की थी सेकंड, जो क्वेश्चन आता ही आता है, एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ये मैं एग्जांपल पूछूंगा, जरा बताओ होमोलोगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है कन्वर्जेंट? बताओ होमो और एना में से कौन कॉमन एंसिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है? होमो। अच्छा, अगर आपसे पूछूं मैं, ऑक्टोपस की आईज और हमारी आईज किसका एग्जांपल है? पोटैटो, स्वीट पोटैटो किसका एग्जांपल है? एना। अच्छा जरा बताओ, ठीक है, शार्क के फिन्स और डॉल्फिन के फ्लैपर्स किसका एग्जाम्पल है? एनालॉगी का। अच्छा बताओ, बोगनविलिया और कुकुरबिटा किसका एग्जाम्पल है? तुम समझ रहे हो ना, बोला भी करो। जितने सेंसरी ऑर्गन यूज करोगे उतनी मेमोरी अच्छी बनेगी। मैं नहीं बोलता, साइंस बोलती है, ठीक है। अगर आप सब सुन रहे हो तो ब्रेन के अंदर सिनेप्स जो बन रहा है ना, उस पर इंप्रेशन कम पड़ रहा है। सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ज्यादा सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहे हैं, वो मेमोरी बहुत बेहतरीन बनेगी, एक बार में परमानेंट साइनेप्स बनेगा। तभी तो हम कहते हैं लिख लिख के, बोल बोल के याद किया करो। पिताजी ने कभी बोला होगा। हाँ, तो लिख लिख के का मतलब है वो सेंसरी ऑर्गन तुम ये भी यूज कर रहे हो, बोल बोल के, सुन सुन के, यानी आप कान और आईज भी यूज कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जितना यूज कर सकते हो करो भाई, ठीक है। समझ में आ गया? मैं क्यों चीख रहा हूं, गला फाड़ रहा हूं? क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन तुम्हारा कान वाला भी एक्टिवेट हो जाए, मेरी बातें दिमाग में जाकर के शायद बना दें। बुलबा भी रहा हूं, यानी वो सेंसरी ऑर्गन भी एक्टिवेट हो जाए। कभी कभी लिखवाता भी हूं, ये सेंसरी ऑर्गन भी एक्टिवेट हो जाए। सिनेप्स परफेक्ट बने, मेमोरी परमानेंट बने। समझ गए ना? वापस आओ। तो भाई ये एग्जांपल समझ में आ गए सारे के सारे। बोगनविलिया, कुकुरबिटा बता दिया आपने, ठीक है। टाइगर, चीता, मैन, ठीक है। बैट होमोलॉगी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लगभग लगभग यही ऐसी डायग्राम पूछेंगे। कभी कभी ऐसा भी किया उन्होंने कि उन्होंने शार्क की जगह दूसरी फिश दे दी है जिसमें फिन मिलते हैं, ठीक है। वहां पर हो सकता है वो कुछ पेंगुइन दे दें, डॉल्फिन दे दें, कुछ और, कुछ भी एग्जांपल डाल करके। तुम्हें ध्यान रखना है कि होमोलॉगी की बात चल रही है, एनालॉगी की बात चल रही है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। कोई बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं अपने आप भी, ठीक है। पर अगर नीट एनसीईआरटी बेस्ड है तो यही एग्जांपल पूछेगा जो मैंने लिखाए हैं, ठीक है। सिंपल है। कोई डाउट यहां तक? वेस्टिजियल ऑर्गन आपके समझ में आ गए, ठीक है। एंटोजेनी, रिकैप्सुलेट, फाइलोजेनी समझ में आ गई, ठीक है। हैकेल साहब ने बोला था, ठीक है, पर वॉन बियर साहब ने थोड़ा सा करेक्शन किया कि ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज, फाइलोजेनी ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। फाइनली इसके बाद मैंने बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एविडेंस की बात की थी, मैंने एक एंजाइम का एग्जांपल भी दिया था आपको, याद आया नहीं आया? ठीक है। फाइनली इसके बाद हम आ गए थे एविडेंस के बाद एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में मैंने बात भी की थी, डार्विन साहब को एक जहाज दिया गया था, एचएमएस वीगल, 3 साल के लिए काम सौंपा गया था, 5 साल में कंप्लीट किया था। 31 में स्टार्ट किया था, 36 में कंप्लीट किया, याद आया? ठीक है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान, इस समुद्री यात्रा को हम वॉयगेज बोलते हैं, इन्होंने गैलापागो आइलैंड ढूंढे। कितने आइलैंड थे? कुछ उनको ब्लैक कलर की छोटी चोंच वाली फिंचेस देखने को मिली, जो डार्विन की फिंचेस के नाम से मशहूर हुई, ठीक है। कितनी फिंचेस थी? 13 फिंचेस थी। उनमें से जो बेसिक, जो मेन एंसेस्टर थे वो क्या खाते थे? सीड ईटिंग। सीड से ही ये आगे जाकर के आइलैंड पर गए, कैक्टस, फ्रूट्स, समझ रहे हो, जैसे इंसेक्ट ईटर, वुड पिकर, क्योंकि छेदों के अंदर इंसेक्ट होते थे, वुड पिकर अपनी लकड़ी को डाल देते थे चोंच से, तो इंसेक्ट बाहर आते थे, पकड़ पकड़ के खा जाते थे। तो ये क्या हुआ? डाइवर्जन एक तरीके से हुआ। तो मैंने बताया था एडेप्टिव रेडिएशन टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पर एक्चुअल में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कल मैंने समझा भी था इसका डिफरेंस, जहां तक कोई डाउट था। फिर फाइनली मैंने बात की थी एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तो है डार्विन की फिंचेस, ठीक है। एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, इट इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं आया क्या? दूसरा एग्जाम्पल मैंने बात किया था प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल।
और मैंने ये भी कहा था प्लेसेंटल मैमल एक अडेप्टिव रेडिएशन है और मार्सुपियल भी एक अडेप्टिव रेडिएशन है। जब दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन को एक अलग आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में रखते हो तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी आनी चालू हो जाती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं आया क्या? आ गया। फिर मैंने कुछ याद करने के लिए भी बोला था, कल पूछ लूंगा उसको मैं। आज ही पूछूं क्या? कल पूछूंगा, अभी पूरा आज कल रिवीजन नहीं कराऊंगा ना इतना सारा, मैं कल पूछूंगा आते ही, रिवीजन की जगह पूछूंगा, आज रिवीजन में टाइम जा रहा है पूरा, ठीक है। यहां तक कोई कल समय भी मिल गया, कल 3 घंटे मुझे मिल रहे हैं। हाँ नहीं 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 3 घंटे मिल रहे हैं, क्योंकि उधर 2 घंटे में वो सर कराएंगे ना नीचे, तो सेकंड पीरियड से मिलेंगे। मुझे 3 ही मिल रहे हैं, और तो सर्वे सर का भी टाइम देखना है ना पूरा, उनको भी तो चाहिए टाइम, तो मुझे 3 ही घंटे मिल रहे हैं। शायद 10 सवा 10 से मेरा होगा, 1 बजे तक है, 10 से 1 मान के चलो, तो 3 घंटे हुए ना फिर है? तुम्हारी पहली क्लास शायद नहीं है, हाँ, क्योंकि पहली क्लास में कल फिजिक्स नहीं है ना क्या? सर्वे सर तो अपना लेते ही है 1 बजे से, तभी तो मेरा 1 बजे से लगा हुआ है। इनका 9 से 12 है मेरा। नहीं 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 समझ में आई, 9 से 12 वो लड़के फ्री नहीं है नीचे वाले बैच वाले, फिर तो आगे पीछे हो जाएगा ना, फिर मैं कहाँ खत्म कर पाऊंगा मैं कल? कल ही तो खत्म करना है, तो जब वो फ्री हो जाएंगे, पहले यही कहा था क्या? नहीं समझ में आई, तुम्हारी फिजिक्स आगे है, उनकी फिजिक्स पीछे है, तभी तुम्हें कल अलग किया है सर ने, और शायद उनको अलग किया है, जिससे तुम दोनों बराबर हो जाओ, कुछ ऐसा है। पहले तो मैंने भी कहा था कंबाइन कर देते हैं, तो तब मुझे समझ में आया कि बेन सर ने बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा है, तो मैं उनको पढ़ा करके उनको तुम्हारे बराबर करूंगा, ऐसा कुछ है फिजिक्स में, तब जाकर के चीजें समझ में आ गया। तो इस वजह से मुझे एक टाइम मिल गया 1 घंटे का, तो मुझे 1 घंटा मिल रहा है, पर 1 घंटा मेरे लिए सफिशियंट है, समझे? 1 घंटे में अगर नहीं सुना पाए तो मुर्गी भी बन जाओगे। कौन है? तू बोला था, आवाज पहचान लेता हूं मैं, वापस आ जाओ। हाँ, यहां तक कोई डाउट क्लियर है ना एकदम? चलो अब आगे बात करते हैं। कन्वर्जेंट आपको याद रहेगा, इतना ही कराया था ना कल मैंने? हाँ, वो कल पूछूंगा, आगे आ जाओ। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में मैं थोड़ा एनसीईआरटी ने आगे पीछे दे रखा है, मैं थोड़ा सा थ्योरीज के हिसाब से कराऊंगा। सबसे पहले लैमार्किनिज्म की बात करूंगा, लैमार्क की थ्योरी आगे दे रखी है, पर मैं पहले बताऊंगा, ठीक है, समझना। लैमार्क की थ्योरी का नाम क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। भाई लैमार्क का मानना था कि लोहार का बेटा लोहार होगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार होगा। उन्हें भाई ऐसे क्यों? क्योंकि लोहार पूरी जिंदगी इस वाले हाथ को यूज करता है, नहीं आया क्या? समझ में आया? तो उसके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है जो इस हाथ पर, राइट हैंड पर ज्यादा लगता है, इससे उसका ये हाथ बाहुबली का हाथ बन जाता है, और ये करेक्टर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी उसके बच्चों के भी राइट हैंड बाहुबली के हैंड होते हैं। नहीं आया क्या? समझ रहे हो? इसीलिए वो लोहार बनता है। नहीं आया क्या? ऐसी बात मैंने नहीं बोली, लेमार्क ने बोली, लेमार्क ने बोली, बकवास नहीं है, ये बात सही थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, पर एक ही बात गलत थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो नहीं बता पाए। तो बीजमान तो दुष्ट थे ही, हर क्लास में एक बच्चा तो होता है जो सबकी टांग पकड़ के खींचता है, होता है नहीं होता? नहीं है, सीधा है तो अभी ठीक है, हाँ सीधा है, तुमने देखे नहीं है अभी, ऐसे बच्चे होते हैं बस पूछो मत, टीचर के पीछे पड़ जाते हैं, और बच्चे सीधा है, वो सीधा है, ठीक है, मतलब तुम्हारे हिसाब से वो लग रहा है तुम्हें टेढ़ा है, पर सीधा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत वेराइटीज देखी हैं। समझ में आया? हमारे संग था मर्दुल गौतम, मैंने बच्चों को बताया भी था, नीचे वाले बच्चों को, वो क्लास में जाता ही था टीचर की टांग खींचने के लिए, कुछ ना कुछ ढूंढ के लेके जाएगा टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि एमएससी के स्टूडेंट थे सारे के सारे, ठीक है, तो एमएससी में तो भी लाइब्रेरी फ्रीडम होती थी, मतलब सारे फॉरेन लाइब्रेरी बोलने पड़ रहे हैं, निकाल, अच्छा ये टॉपिक चलेगा, आज वो टीचर की टांग खींचेंगे, ठीक है। तो जिमनी सरकार मैडम थी कलकत्ता की, ठीक है, तो नो डाउट उनकी टांग बच्चे खींचते थे, पर उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत सिखाया, ठीक है, कि आप कैसे अच्छी किताबों को पढ़ सकते हो, नो डाउट, पर समझ में आया नहीं आया? तो चीजें हैं, तो बच्चे थोड़े से दुष्ट होते हैं, पर ये इतना दुष्ट नहीं है। आ जाओ, ऐसे ही दुष्ट साइंटिस्ट भी होते हैं, वीजमान दुष्ट साइंटिस्ट थे, ये जा करके साइंटिस्टों की टांग खींचा करते थे। तो सबसे पहले वीजमान ने लेमार्क की टांग खींची, और आगे जाकर के डार्विन की टांग खींच डाली। अब क्या डार्विन की टांग खींची थी बताऊंगा, अभी आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले लेमार्क की थ्योरी का नाम क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड
करेक्टर। अच्छा कलर आ गया। हाँ, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। समझना मेरी बात। जिराफ से कुछ समझ में आ रहा है क्या? इन्होंने कहा कि पहले जिराफ घास खाया करता था, घास खत्म हो गई तो उसने गर्दन उठाई, ऊपर की लीफ खाना चालू की, और गर्दन उठाई और गर्दन उठाई और गर्दन उठाई, और धीरे धीरे इसकी गर्दन की लेंथ बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि इसने अपना वाइटल फोर्स गर्दन पर लगा दिया, और धीरे धीरे वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता चला गया। पर ये बात गलत थी। नहीं आया क्या? तभी तो उसके बाद सिंथेटिक थ्योरी बताऊंगा। सिंथेटिक थ्योरी का मतलब है, मॉडर्न थ्योरी को सिंथेटिक थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंथेटिक थ्योरी किसी एक ने नहीं दी, वो हर थ्योरी की अच्छाइयों को निकाल निकाल करके, बुराइयों को डिस्कार्ड कर करके एक आर्टिफिशियल थ्योरी बनाई गई, जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। तुम यहीं पर ही हो बेटा? ये बगल में दोनों यहीं हो ना? कहीं और तो नहीं हो? हाँ यहीं रहना, ठीक है। तो यहीं रहना है, डाइवर्ट नहीं होना, इधर उधर भटक मत जाना। तो कौन सी थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं? सिंथेटिक। चलो वापस आ जाओ। तो लेमार्क की थ्योरी की बात करूं तो लेमार्क की थ्योरी का नाम क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर या यूज्ड एंड डिसयूज्ड ऑफ। तुम सब मुंह फाड़ रहे हो, तेजी से मुंह फाड़ रहे हो। विंडो विंडो खोलिए भाई, हवा आने दे। और ऑक्सीजन की कमी लग रही है इन लोगों को, मुझे लग रहा है। हाँ चला लो, कोई नहीं। मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। मुंह फाड़ने में लगे हो तब से, समझ रहे हो ना? हाँ आ जाओ। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, समझ पा रहे हो? दो बुक में बता चुका हूं आपको। पहली बुक मैंने बताई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और एक बताई थी मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ किसने दी थी? ओपरिन साहब ने। स्पीसीज किसने दी थी? डार्विन साहब ने। एक थ्योरी, एक इस बुक और याद रखनी है। लेमार्क की थ्योरी किस बुक में पब्लिश हुई थी? फिलोसॉफिक जूलॉजिक। अब क्वेश्चन आता है, इस थ्योरी को डिस्कार्ड किसने किया? क्या पूरी थ्योरी डिस्कार्ड की गई थी? ये बच्चों को नहीं पता होता। थ्योरी का सिर्फ एक पार्ट डिस्कार्ड किया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एक्सेप्टेबल है। समझना मेरी बात। तो डिस्कार्डेड बाय फीसमान। थ्योरी का नाम क्या था? फीसमान की थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म थ्योरी। इनकी थ्योरी के हिसाब से शरीर में दो टाइप के प्लाज्म होते हैं, सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म सोमैटिक सेल में होगा, जर्म प्लाज्म जर्म सेल में होगा। अगर सोमैटोप्लाज्म में कोई भी चेंज होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता। हाँ, जर्म प्लाज्म में अगर कोई चेंज होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा। पहली बोल दिया। तभी तो उन्होंने कहा कि भाई लेमार्क साहब आप कर क्या रहे हो? लोहार के सोमैटिक सेल के कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। इनहेरिट वही होगा जब जर्म सेल में चेंज होगा, तो इनहेरिट नहीं होगा। इसलिए इन्होंने इसकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। अब बताओ, जहां तक कोई डाउट? जरा आपका एग्जांपल समझ में आ गया। अब दूसरी थ्योरी पे बात कर रहा हूं, डार्विन की थ्योरी।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है। अगर मैं डार्विन की बात करूं तो डार्विन साहब ने जो थ्योरी दी, पहले समझ लो थ्योरी क्या थी, थ्योरी का नाम क्या था, दो, हाँ। दूसरा आता है डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुए। तीसरा आता है कि डार्विन की थ्योरी की जैसे कोई और भी नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने काम किया था। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पर काम किया था, तो एक मलाया आर्चिपेलागो, एनसीईआरटी में दे रखा है आगे, ठीक है, मलाया आर्चिपेलागो आइलैंड थे, यानी इंडिया के हिंद महासागर के एक तरफ तो ये थे गैलापागो आइलैंड, और एक तरफ थे मलाया आर्चिपेलागो, ठीक है। तो वहां एक अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है, ठीक है, रसल, एल्फ्रेड रसल वैलेस। तो वैलेस साहब ने एक चार्ट दिया था, ठीक है। एक्चुअल में सच्चाई में बता दूं, ठीक है, एक जो इंटरनेशनल बुक है उसमें लिखी हुई है सच्चाई भी। उन्होंने कहा डार्विन साहब ने बहुत मस्ती की, 3 साल के काम को 5 साल में किया, घूमे, नहीं आया क्या। जब लौट रहे थे तो डेटा नहीं था उनके पास, भाई सरकार को डेटा देना पड़ेगा ना, 5 साल तुम गुजार के आए हो, कुछ डेटा लेके आए नहीं आए। तब परेशान होकर के उन्होंने कुछ आर्टिकल पढ़े। एक तो उन्होंने पढ़ा था एस्से ऑन पॉपुलेशन, एस्से ऑन पॉपुलेशन थॉमस माल्थस ने दिया था। इससे इन्फ्लुएंस हुए, इन्फ्लुएंस नहीं हुए, चोरी कर ली, ये सही बोला ना, हाँ। जरिए ऐसे कि सुधांशु तू क्या लिखता है यार, तूने क्या गजब चीजें बनाई हैं, मैं तुझसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं, उठा के तेरी चीजों को चिप दिया मैंने, नहीं आया क्या। तुझसे इन्फ्लुएंस हूं भाई मैं, गलत थोड़ी ना कर रहा हूं, तुझसे इन्फ्लुएंस हूं मैं, तो ले सकता हूं ना। अब उसने कहा सर गलत कर रहे हो, अरे तुझसे इन्फ्लुएंस हूं भाई मैं, ठीक है, नहीं आया क्या, आई नहीं आई, अब इधर आ जाओ, उधर मत जाओ, उधर आ जाओ, ठीक है। मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूं वॉटसन क्रिक की, तुम शायद पहुंचे नहीं वहां तक, ठीक है, हाँ। विल्किंस की बात कर रहा हूं, फ्रैंकलिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। यस, विल्किंस साइंटिस्ट थे, उनकी लेबोरेटरी में कुछ स्टूडेंट थे, एक थी फ्रैंकलिन, बहुत सीधी सादी इंटेलिजेंट, ठीक है, समझ रहे हो ना, और दुष्ट चोर वॉटसन क्रिक, नहीं आया क्या, क्योंकि हाँ, ठीक है, पूरा अगर तुम बुक पढ़ोगे आगे जाकर के, रसल रसल में भी दे रखा है और लेनिंजर में भी दे रखा है, इनकी पूरी स्टोरी दे रखी है। यही तो, जिसके पास पावर है, जिसके पास जन समर्थन है, क्रेडिट वो लेके जाएगा। और डिस्कवरी पे एक एपिसोड आया था, 99% रिसर्च हुई है, 99%, जितने नाम तुम जानते हो सब फ्रॉड है, 99%। एक्चुअल में जो यहां पहुंचा, जो यहां पहुंचेगा वो लेबोरियस होगा, जो मतलब मेहनती होगा, तो उसके पास पावर नहीं होगी। और बगल में कौन होते हैं, पावर वाले लोग, ठीक है। जैसे मैं एक रियल रियल बता दे रहा हूं, रियल, मेरे खुद बुआ जी के बेटे लंग ट्रांसप्लांटेशन के हेड, लंग ट्रांसप्लांटेशन के हेड एम्स के अंदर, मैं ऐसी जगह की बात नहीं कर रहा, एम्स के अंदर, ठीक है। कुछ सालों पहले अचानक से सुबह सुबह न्यूज आई कि स्विमिंग पूल में उनकी डेड बॉडी मिली है, एम्स के स्विमिंग पूल में डेड बॉडी। आई एम बस सभी शौक थे, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि उनको स्विमिंग आती थी। क्योंकि उस समय मैं उन्हीं के थ्रू डॉक्टर वेणुगोपालन से भी मिला था, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के हेड, ठीक है, उनसे भी मतलब उनने सबसे, तब मेरी थोड़ा थोड़ा मतलब जोश था उनकी वजह से मुझ में, ठीक है। पर एम्स के अंदर इट्स सुपर पॉलिटिक्स, लंग ट्रांसप्लांटेशन के हेड थे, उनके नीचे कोई था, ठीक है, जो जो शक जताया जा रहा है उसकी पॉलिटिक्स में, क्योंकि सब सारे डॉक्टर पॉलिटिक्स हैं वहां पर, क्योंकि सब मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, सारे मिनिस्टर की सर्जरी वही होती है। तो इट इज मतलब साफ साफ दिख रहा है, सीधा सीधा मर्डर है, उनको मारा गया है, क्योंकि वो आगे एक पोस्ट जनरेट होनी थी सुपर वाली, ठीक है, उसमें उनका नाम आ चुका था, ठीक है। तो उनको बस, भाई जिसको स्विमिंग आती है, वो भी कौन सा परिवेश, कौन सा वो इलाका, एम्स का इलाका, वहां कोई डूब के कैसे मर सकता है एम्स के अंदर, तो वो भी तो सीनियर डॉक्टर, ठीक है, आप समझ रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है। पर वो चीज तुरंत फाइल बंदी कर दी गई, जितने भी समझ रहे हो चीजें होती है, इंक्वायरी नहीं हुई, क्योंकि पॉलिटिक्स में हमारी कहीं सोर्स ही नहीं थी, वो था ही नहीं, बस वही तक सीमित थे, तो वो खत्म हो गए, तो फिर ठीक है हम चुप हो गए, क्योंकि वो जो डॉक्टर जिंदा थे जिन्होंने किए हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, सब चीजें बंद करवा दी गई, खत्म। अब क्या कर लोगे आप, इंडिया में यही है, जितने भी क्राइम क्रिमिनल्स बड़े बड़े लोग होते हैं, देखा सबकी फाइलें बंद हो जाती हैं। कितने केस हुए आज तक, वो तुम बस न्यूज जितना दिखा दिया तब तो तुम जानते हो, न्यूज ने दिखाना बंद कर दिया तुम भूल गए, क्योंकि इंसान की मेमोरी शॉर्ट मेमोरी हो चुकी है, तुम सिर्फ वही चीज जानते हो, वही समझते हो जो करंट में चल रही होती है, 2 दिन बाद मैं दिखाना बंद कर दूंगा तुम तुरंत भूल जाओगे, ये रियलिटी है भाई, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत शॉर्ट मेमोरी वाला हो चुका है, तुम वही जानते हो जो दिख रहा है। तो जितने भी केस हुए हैं सब ऐसे ही हुए हैं, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया, तो वो क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत, लाइब्रेरी में दिन और रात पढ़ाई करके वहां पहुंचे थे, ठीक है, पर पॉलिटिक्स नहीं थी। ऐसे ही फ्रैंकलिन, जब फ्रैंकलिन का डेथ हो गई थी, ठीक है, एक आर्टिकल था उसमें पूरा लिखा हुआ है, तब जाके नोबेल प्राइज मिला इन दोनों को, क्योंकि विल्किंस ने तो तीनों को नोबेल, भाई
क्या करे विल्किंस भाई, वो मजबूर है, वो बहुत ताकतवर है वो दोनों के दोनों, ठीक है, उनका समर्थन बहुत बड़ा है उनके पास, ठीक है। तो नेचर के फ्रंट पेज पर वॉटसन क्रिक का फोटो छपा था, फ्रैंकलिन का उसके लास्ट में जाकर के जोड़ा सा आर्टिकल, तो आदमी जान ही नहीं पाया कि एक्चुअल में असली हीरो कौन है, समझ रहे हो, चोरों को हीरो समझ लिया। और दुनिया है, दुनिया जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, वो दिख रहे थे, पेपर पर छपे थे, हर न्यूज़पेपर पे आर्टिकल पे वही छपा था, उन्हीं को लोग जानते हैं, बाद बाकी के जो एक्चुअल में बैकग्राउंड में थे उनको कोई जाना ही नहीं, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, हाँ बाद में अब जो भी हो एक्सीडेंट से या जो भी हो या मार दिया जो भी हो, लास्ट में जाकर नोबेल प्राइज मरने के बाद उसको मिला है, अब क्या करेगी वो बेचारी, वो तो है ही नहीं है। और मौज किसने की उस नोबेल प्राइज की, कलयुग है भाई, कलयुग में जो अच्छा होता है, नहीं कहना हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा, रियलिटी है ये, बहुत युग का प्रभाव पड़ता है भाई, सच है, युग का प्रभाव पड़ता है। और युग बहुत पावर, युग समझते हो, समय, समय बहुत पावरफुल होता है, समझ में आया, अरे आई या नहीं आई, आई ना। तो डार्विन साहब ने भी तो यही किया, क्योंकि डार्विन साहब के पास क्या था, जन समर्थन, पॉलिटिक्स, सरकार, नहीं आया क्या, पावर, वहां भी ले लो, अरे डिस्कवरी पे एक एपिसोड था, तुम्हें अब वो आया नहीं, उसके बाद पूरा दिखाया है उन्होंने, मतलब भाभा साहब, भाभा को तो जानते हो ना, भाभा साहब ऐसी ब्लड बना ली थी, पूरी दुनिया कांप गई थी, क्योंकि एक ऐसी बंदूक की गोली अगर टैंक पे चले टैंक डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर पावर थी। ये टेक्नोलॉजी कितनी हाई टेक्नोलॉजी हो गई, जिस पावर को बनाने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है, एक ब्लड में उस पावर को उन्होंने, समझ लो, एंड करा दिया, गायब, खत्म, कहां चले गए पता नहीं चले, कोई एविडेंस है उनका, समझ में आया। तो जितने भी टॉप मोस्ट हुए हैं सबको ऐसे ही एक एक्सीडेंटल केस के अंदर या कुछ ना कुछ गायब कर दिया गया है, खत्म, नहीं आया क्या, और उनकी चीजों को या तो छुपा दिया गया, दबा दिया गया, या किसी ने और ने उसको मॉडिफाई करके अपने नाम से पब्लिश कर दिया है, रियलिटी यही है, रियलिटी है ये। चलो खैर वापस आ जाओ, ठीक है। डार्विन साहब ने भी जब लौट रहे थे तो समझना, एक तो इन्फ्लुएंस किस, नीट के आए हुए क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस माल्थस, उनका एस्से था, एस्से ऑन पॉपुलेशन, उस एस्से में साफ साफ लिखा था कि दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास रिप्रोडक्शन की हाई कैपेसिटी होती है, पर फिर भी टोटल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि शेल्टर, फूड लिमिटेड है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्या करेंगे उसको लेने के लिए, फाइट, फाइट, जैसे एक मूवी देखी थी मैंने, वो पता नहीं क्या, वो उसमें कुछ गर्ल्स थे, मतलब उन्होंने सबसे पहले कोई दो, मतलब गुंडे टाइप के लोग थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया नहीं पूरी दुनिया के टॉप फाइटर को सेलेक्ट किया, टॉप फाइटर, पूरी दुनिया के टॉप फाइटर को सेलेक्ट किया एक जगह, एक आइलैंड पर, उन टॉप फाइटर्स को एक जगह रख के कहा कि अब तुम में से सिर्फ, मतलब दो दो को लड़ाना था, ठीक है, तुम में से एक जिंदा रहेगा, एक मारा जाएगा, कोई नहीं मरेगा तो हम उसको मार देंगे, तो अब तो मारना ही है एक को, तो नहीं समझ में आया, तो ये मार देंगे उसको तुरंत पिंजरे के अंदर बंद करके, तो तब तक फाइट करनी है दूसरा मर ना जाए, जो जीतेगा अब उसको दूसरे से फाइट कराई जाएगी, तो लास्ट में सब में जो दो टॉप होंगे वो जिंदा बचेंगे, समझ में आया। तो ऐसे लास्ट में 3 टॉप बचे थे जो जिंदा थे, उसको फिर वो उन्होंने दुनिया में तबाही मचाने के लिए, जो भी करने के लिए यूज किया, समझ में आया। यानी बचेगा कौन, जो बेस्ट है, नेचर भी तो यही कर रही है, जो बेस्ट है उसको मौका दे रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, लिमिटेड शेल्टर है, लिमिटेड फूड है, 4 हैं, एक का है, 3 को मरना पड़ेगा, तो क्या करना होगा, फाइट, फाइट का मतलब है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। भाई एमबीबीएस की सीटें तो लिमिटेड हैं, 25 लाख बच्चे, तो तुम फाइट ही तो कर रहे हो, तुम फाइट का मतलब थोड़ा ना कि तलवार और चाकू चला रहे हो, ये फाइट है भाई, समझ रहे हो क्या कर रहे हो, फाइट, जीतेगा कौन, जो बेस्ट है, समझ रहे हो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अब क्या होगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल 2 तरीके की हो सकती है, एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में भी और डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में भी। एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में स्ट्रगल कॉमन है, होगी एक ही स्पीसीज कॉमन चीजें, पर 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर स्ट्रगल हो रही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, समझ रहे हो, ये इवोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आया नहीं आया। जब स्ट्रगल होगी, फाइट करोगे, तो तुम में से कोई एक टॉपर भी निकलेगा, कोई एक पीछे वाला भी निकलेगा, समझ में आया। यानी वेरिएशन आएंगे कि क्लास के अंदर, किसी के पूरे में से पूरे नंबर है, किसी के 2 कम है, किसी के 4 कम है, समझ, थोड़े बहुत वेरिएशन आ रहे हैं, आ रहे ना, यानी यहां वेरिएशन आएंगे। और जब वेरिएशन आते हैं तो नेचर क्या करती है, देखती है इन वेरिएशन में कौन उसके अकॉर्डिंग है, कौन बेस्ट है, कौन फिट है, फिटनेस इज अ, समझ रहे हो, लास्ट कह सकते हो एक तरीके से जो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो सबसे ज्यादा फिट है हर मायने में।
नहीं आया क्या? तुम बहुत पढ़ते हो पर शरीर से कमजोर हो, लास्ट टाइम पे धोखा खा जाओगे। नहीं आया क्या? बहुत पढ़ते हो पर नहाते नहीं हो, तो तुम्हारी एनर्जी की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, तुम 10 घंटे पढ़ के भी 4 घंटे का गेन नहीं कर सकते। नहीं आया क्या? रियलिटी बता रहा हूं भाई। ठीक है, तुम अगर कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है, ठीक है, तुम अगर हेल्दी हो, 20 मिनट एक्सरसाइज भी करते हो, तुम्हारे दिमाग की एफिशिएंसी नॉर्मल बच्चे के दिमाग की एफिशिएंसी से ज्यादा होगी। तुम 5 घंटे में उतना कर सकते हो जो 10 घंटे में भी नहीं कर सकता कोई। तो वही तो नेचर चाहती है। नेचर कहती है जो फिट है, हर मायने में बेस्ट है, मैं तो उसको सेलेक्ट करूंगी भाई। नहीं आई? तो यही था डार्विन की थ्योरी का मेन 6 पोस्टुलेट, 6 कंसेप्ट, जिसमें उन्होंने भाई अल्फ्रेड रसल वेलेस के कुछ पॉइंट निकाल लिए, ठीक है, कुछ थॉमस माल्थस की चीजें निकाल ली, निकाल करके एक प्यारी सी थ्योरी लिखी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, लाइफ नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। तो डार्विन साहब ने क्या कहा भाई? थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। कब दी? 1859, 1859, याद रहेगा। इनकी थ्योरी की अगर मैं बात करूं, डार्विन साहब की थ्योरी, ठीक है, तो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब किसका चोरी किया था? अब क्या करें यार, ठीक है, मैं तो बोलता हूं कि वॉटसन क्रिक चोर थे, खुल के बोला हूं मैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बोला हूं मैं, ये चोर थे। आम आदमी को पता ही नहीं है। मैं तुमसे किसी 3D मॉडल किसने दिया, छूटते बोलोगे वॉटसन क्रिक, नहीं तो फ्रैंकलिन का नाम बोलते हो तुम। समझ में आया? ये है, ये सच्चाई है दुनिया की, पर सच्चाई डाइजेस्ट नहीं होती किसी को, रियलिटी है। चोरों का जमाना है भाई, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है, पका हुआ मटेरियल कोई ले ले। अब आ जाओ, पूरी डिस्कवरी की कहानी सुना दी ना, अब यहां आ जाओ। ठीक है, कौन सा एसे था? ये एनसीईआरटी की लाइन है, एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने। देखो मैं कल चला जाऊंगा, तो अगली बार आऊंगा तो मैं ये पूछूंगा सारी बातें। अब परसों जब क्लास ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा यहां पर बैठ के? हाँ, तुम तो कोई मैं आज ही खत्म कर दूं? बस 26 जनवरी नहीं बनानी है, उधर ऑनलाइन भी चीजें लॉन्च करनी है, खाली ये थोड़ी ना ऑफलाइन। नहीं नहीं, क्रैश कोर्स नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस करानी है बहुत ज्यादा। क्या चाहिए? बीएमएस अब तुम्हें मिलने वाला है इसका, आज रात में शायद मुझे मिल जाएगा, टाइप करके मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। वो सब कंपाइल कंपाइल करा के सब पूरा बीएमएस मिल जाएगा। मतलब तुम्हें 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के हिसाब से काउंट करो, इतने क्वेश्चन तो मैं ही दे रहा हूं तुम्हें। हाँ, तू क्या कह रहा था? कौन सा? वो भी कराने वाले हैं, उसी के लिए तो पहले मैं एक पूरा कैलकुलेशन दूंगा, पहले तो मैं उसका एक मैं बता रहा हूँ क्या है, कैसे है, कौन कौन से टॉपिक है, वो सब बता दूंगा। फिर हर टॉपिक पे हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन हर टॉपिक पे देंगे, वो एक अलग सेशन लेके आएंगे। मतलब अब हमें यही मेहनत करनी है कि मतलब समझो, रिसर्च करनी है कहाँ क्या क्या कैसे प्रोबेबिलिटी है, वो उस पर हम लग जाएंगे। अब तुम्हें 2 काम करने हैं, रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, और हर टेस्ट नीट की तरह। भाग मत जाना घर। टेस्ट, मैं सच कह रहा हूं, ऑफलाइन टेस्ट की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है। लोग 15-15 हजार रुपए खर्च करके ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं, और 12 टेस्ट हैं, 10 टेस्ट हैं, टोटल ऐसी टेस्ट हैं क्या? हाँ, तुम्हें 20 टेस्ट मिल रहे हैं, 20 के 20 दे लेना, लास्ट के 1-2 छोड़ देना चाहो तो, पर स्टार्टिंग के सारे दे लेना। कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट देने के बाद ही निकलना घर, और यहां रह सकते हो तो रह लेना। हाँ ठीक है, ये अपने थोड़ा बना लेना, और उसके ये पुश करेंगे रिवीजन के अंदर। तो रिवीजन एक फोर्स, तुम यार इंडियंस हो, हम लोग इंडियंस हैं, बिना फोर्स के काम नहीं करते, समझो। जब तक एक प्रेशर नहीं पड़ेगा तुम काम नहीं कर पाओगे, रिवीजन वही करवाएंगे, और कोई तरीका है नहीं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? मलाया अरिचिपेलागो, एक बात बोल दो, गैलापैगोस याद हो गया, एनसीईआरटी में आगे मिलेगा कि मलाया अरिचिपेलागो भी आइलैंड थे, वहां पर भी अल्फ्रेड रसल वेलेस ने, वो भी नेचुरलिस्ट थे डार्विन की तरह, उनने भी काम किया था, पर ये फेमस नहीं हुए क्योंकि इनके पास पॉलिटिक्स नहीं थी, ताकत नहीं थी। फेमस कौन हुए? डार्विन साहब। नहीं आए क्या? पर कोई था जिसने डार्विन की भी टांग को खींच दिया, वीजमान। अभी बताता हूं, बड़ी खतरनाक कहानी है इसकी आगे, ठीक है, आगे आ जाओ। अब अगर मैं डार्विन की बात करता हूं, तो अभी मैंने कितने बात बताई? डार्विन की थ्योरी के 6 पॉइंट बताए।
पहला पॉइंट क्या था? हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन सबके पास है, टोटल नंबर फिर भी क्या है? कांस्टेंट। भाई अगर मैं हाथी के बच्चों की बात करूं और हाथी के सारे बच्चे जिंदा रह गए तो दुनिया के अंदर सिर्फ हाथी हाथी नजर आएंगे। क्रोकोडाइल के बच्चों की बात करूं, क्रोकोडाइल के बच्चों को सब जिंदा छोड़ दो, क्रोकोडाइल देखा बच्चों को कहां देता है? पानी से दूर, ठीक है, देती है, समझ रहे हो? फिर जब अंडे फूटते हैं क्रोकोडाइल निकलते हैं, तेजी से भागते हैं पानी की तरफ। जो कम फिर कुछ समय जब क्रोकोडाइल के बच्चे निकलते हैं तो बहुत सारे प्रेडेटर बर्ड्स इंतजार करते हैं निकलने का। हाँ, जैसी दौड़ लगाते हैं वो पकड़ पकड़ के खा जाते हैं। जो तेजी से दौड़ता है तो उनमें से 10 में से मात्र 1 या 2 जिंदा बचते हैं, सारे के सारे मारे जाते हैं। प्रकृति चाहती है कि जो बेस्ट है वही सरवाइव करे, समझ रहे हो? हाँ, प्रकृति कहती है कि जो बेस्ट है उसी को मौका दिया जाएगा। ये प्रकृति कहती है, नेचर कहती है, समझ रहे हो? जैसे अगर डिस्कवरी पे देखा होगा, जो फीमेल लॉइन होती है वो चूज करती है किस मेल से मेटिंग करनी है। इसके लिए मेल को क्या करनी होती है? फाइट। 4 मेल हैं तो आपस में फाइट करेंगे, जो जीतेगा मीटिंग का मौका उसे ही मिलेगा, क्योंकि वो समय कौन है? प्रकृति। भाई फीमेल कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति किसको सेलेक्ट कर रही है? जो बेस्ट है, जो फिट है, उसी को सेलेक्ट कर रही है। तुम समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो ये लॉ, ये नियम हर जगह लागू हो रहा है। आई या नहीं आई? समझ में आ गया? इसलिए डॉक्टर बनना जरूरी है, प्रूव करना जरूरी है कि हम फिट हैं। समझ में आया? अगर तुम फिट होगे तो तुम्हें मौका मिलेगा तुम्हारी अपनी बात कहने का, तभी लोग सुनेंगे तुम्हारी बात। अब तुम सेलेक्ट नहीं हो, तुम्हारी बात सुनेगा कोई? खूंटे से बांध देंगे। बांधेंगे नहीं बांधेंगे? ऐसे तो होता है। हाँ, तो अपने को प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आई एम फिट। तो टोटल नंबर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। सीटें लिमिटेड है मतलब फूड और शेल्टर लिमिटेड है। तो क्या करना पड़ेगा? फाइट करनी पड़ेगी सबको। फाइट 2 तरीके की होगी, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। सेम स्पीसीज के मेंबर में भी, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर में भी। हाँ, डिफरेंट स्पीसीज मेंबर में फाइट होती है तो इट इज रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? समझ में आया? तो पर फाइट होने से क्या होगा? वेरिएशन। कोई टॉपर निकलेगा, कोई फिर नहीं पीछे का निकलेगा, कोई वेरिएशन आएंगे। और वेरिएशन को समझाया है इन्होंने। उन्होंने कहा वेरिएशन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन या डिसकंटिन्यूस वेरिएशन? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। क्योंकि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन तो म्यूटेशन की वजह से होते हैं। हमेशा इन्होंने कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की बात की है। नीट में क्वेश्चन आता है, सारे पॉइंट मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि तुम्हारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझना बहुत तरीके से, हर चीज समझना, हर चीज को। और बहुत तरीके से मैं कहानियां जोड़ जोड़ के समझाऊंगा जिससे तुम्हारी परमानेंट मेमोरी बन जाए। तो वेरिएशन कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे। और हमेशा पूछेगा डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहां देखने को मिलते हैं? म्यूटेशन, ह्यूगो डे वरीज म्यूटेशन थ्योरी बताऊंगा अभी मैं, ठीक है? हाँ, अब ये जो वेरिएशन है जो एडेप्टेबल होंगे, नेचर के अनुसार होंगे। नेचर कहेगी भाई ये मेरे अनुसार है, तू आजा, तू मेरे अनुसार नहीं, डिस्कार्ड। जैसे बहुत प्यारा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है? सिकल सेल एनीमिया इन अफ्रीका। अफ्रीका में अगर हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया वाले सर्वाइव कर सकते हैं, होमोजाइगस सिकल सेल से मारा जाएगा, और जो नॉर्मल है वो मलेरिया से मारा जाएगा। सिर्फ कौन सर्वाइव करेगा? हेट्रोजाइगस सिकल सेल। क्यों सर्वाइव करेगा? क्योंकि हेट्रोजाइगस सिकल सेल के अंदर मलेरिया की लाइफ साइकिल पूरी होती ही नहीं है, इसलिए वो जिंदा रह जाएगा। तो नेचर ने वहां किसको सेलेक्ट किया? हेट्रोजाइगस सिकल सेल। नॉर्मल वाला भी मारा जा रहा है मलेरिया से, और होमोजाइगस तो मारा ही जाएगा। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रही है, हमारे हिसाब से सिलेक्शन नहीं हो रहा। समझ में आया? जो नेचर के अनुसार होगा, समय के अनुसार होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मुझे खूब याद है, कोटा का केस था, लॉकडाउन लगा था, घबरा गए थे लोग, अब क्या होगा? सबकी जॉब बंद, कोचिंग बंद, बुरी स्थिति, ठीक है? जो कोचिंग में थे भी तो उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। तो अब क्या? 2 चॉइस, या तो ऑनलाइन में कूद जाओ या बैठो। तो लोगों ने डिसीजन किया हम नहीं कर पाएंगे, हम बैठे हैं। कुछ ने कहा हम कोशिश करेंगे, नहीं आता तो कुछ सीखेंगे भाई, कोशिश करेंगे तो भाई तुम्हें मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो नेचर ने क्या किया? चेंज। अब उन चेंज के अनुसार जो चल पाया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं चल पाया उस समय रुक गया। वो समझ में आया नहीं है? और तुम समझ पा रहे हो? फिर टीचर ने चेंज किए ऑफलाइन। ऑफलाइन में ऑनलाइन वाला टीचर नहीं चल पाएगा कभी। ऑनलाइन 1 वे टीचिंग होती है। 1 वे का मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा है, कैमरे के सामने बोलना, जितना आता है उतना बोल दूंगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अरे किताब नहीं, लैपटॉप लगाते हैं लोग ऐसे समझ रहे हो भाई? किसी से पूछ लो, ठीक है? डिट्टो कॉपी होती है लैपटॉप लगा करके। लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, इधर लेक्चर चल रहा है, बच्चों को कैमरा दिख रहा है, कैमरे में पढ़ा हुआ टीचर दिख रहा है, समझ रहे हो? हाँ,
और उधर चल ही रहा है सब कुछ, ठीक है। अरे मैं, ये लोग बताते हैं जो भी वहां तो भी सब जगह स्टूडियो में चल रहा है, सबको पता है चीजें, समझ में आया। तो बहुत टिपिकल नहीं है ऑनलाइन पढ़ाना, बस आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आप थोड़े से स्मार्ट होने चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, तो बस, समझ रहे हो। कैमरे के सामने तो बोलना है, वन वे टीचिंग होती है, पर ऑफलाइन टू वे टीचिंग होती है। बच्चे के दिमाग में अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा ना भाई, वो काहे को आया है यहाँ पर, पूछने आया है ना, क्या वो तो अपने हाथों में सब कुछ, कमेंट इग्नोर कुछ भी कर सकते हो यार, उसमें क्या है, वन वे कुछ नहीं, कोई भी कमेंट, अब 10 लोग बैठा लूं मैं अभी, ठीक है, मैं कहूंगा मेरे वीडियो नीचे मेरी तारीफ पेल दो ढंग से, अल्लाह तारीफ 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 तारीफ, मैंने कहा अच्छा दूसरा मेरे पैरेलल वीडियो लेकर के आ रहा है, इसकी इतनी बुराई लिखो तो मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे कमेंट के, ये 5 बच्चे तो मिलकर तबाही मचा डालेंगे वहां पर, प्रूफ कर देंगे टीचर टीचर ही नहीं है, तो ये पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, समझ रहे हो। अरे तुझे पता है बड़ी बड़ी कंपनी इसी पे काम कर रही है, उनका रेवेन्यू कितने उसमें जा रहा है। अरे यार, टोटल वाईटी जो है वो सिर्फ एक 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 हाइपोथेटिकल है, कुछ भी सच नहीं है। बड़ी मैं ठीक है, तो सीधी सी बात है, एडेप्ट वही एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव, जो एडेप्टिव होगा वो नेचर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जो एडेप्टिव नहीं होगा वो नेचर के द्वारा एडेप्ट नहीं किया जाएगा। भाई नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, जो एडेप्टिव है, नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा, जो एडेप्टिव है, नेचर के अनुसार है, जैसे सीकल सेल एनीमिया एग्जांपल दे दिया मैंने, तो नेचर उसी का सिलेक्शन करती है, इंडिविजुअल विद मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन सिलेक्टेड बाय नेचर, जिसने मैक्सिमम वेरिएशन को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया है, जो हर परिस्थिति में काम करने में कैपेबल है, नेचर को सिलेक्ट कर लेगी। नहीं आई ना, तो मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा था, लॉकडाउन के टाइम पर 2 तरीके के लोग थे, या तो उनके पास काम नहीं था, या उनके पास इतना काम था शायद वो दिन और रात काम कर रहे थे, समझ में आया, कुछ लोग एकदम उठ गए, कुछ लोग एकदम खत्म हो गए, समझ में आया नहीं आया। अरे आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि एक कोचिंग थी सर्वोत्तम कोटा के अंदर, मैं उसी में था, ठीक है, वो मोशन में मिल गए, ठीक है, पर वो कोचिंग उसमें डोमिनेंट थी, मैं मनीष राज सर, पंकज सर, मतलब मैक्सिमम जो टीम के मेंबर्स थे सब वहीं पढ़ाते थे सर्वोत्तम में, ठीक है, बनी थी वैलिन को टूट के बनी थी, उस समय टॉप टीचर वहां पर सारे इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, एसकेसी मिश्रा सर, सब लोग मिलकर के, सब लोग मिलकर ये लोग तो बनाई थी, और अच्छे टीचरों को उन्होंने कलेक्ट किया था मिलकर के, खूब ताबड़तोड़, समझना मेरी बात। पर जैसे ही लॉकडाउन आया बंद हो गई,
डिपेंड करता है कौन उस नए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। जो अडेप्ट कर गया वो उठ गया, जो अडेप्ट नहीं किया खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। तो यही मैं एडेप्टेशन, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी जो क्या होगा, मैक्सिमम वेरिएशन को एक्यूमुलेट कर लेगा, जो फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। छठवां ध्यान रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्ट बाय नेचर। वो फिट है, समझ में आया, वही नेचर के द्वारा सेलेक्ट होगा। तो ये अब ये थ्योरी कहीं भूलना मत, मैं अक्सर बोलते रहता हूं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते रहता हूं ना मैं। हाँ, इस थ्योरी से मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं, क्या है क्या, हाँ, डार्विन की थ्योरी से। चाहे वो डार्विन की ना हो, पर एक्चुअल में ये बहुत कुछ सिखाती है। अगर इतना वेरिएशन नहीं होता तो आज शायद हम बेस्ट नहीं होते। मिलियंस स्पर्म की वजह से बेस्ट स्पर्म का रिजल्ट है, और एक ही स्पर्म सेलेक्ट फोड़ता तो कहां से बेस्ट बनता। अगर 10 सीटें होती, 10 ही बच्चे होते, तो बेस्ट डॉक्टर कैसे मिलते, नहीं समझ में आया भाई। लाखों में से कुछ डॉक्टर बनेंगे, यानी बेस्ट ही डॉक्टर बनेंगे भाई, तो ये जरूरी है। तो ये थ्योरी काफी एक्सेप्टेबल है। नहीं आई क्या, आ गई, चलो। अब डार्विन की थ्योरी के दो की कंसेप्ट थे, उस पर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की पूरी लाइन है जबरदस्त। डार्विन साहब ने कहा ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट किसको बताती है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन किस पैटर्न में हो रहा है, और नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। कौन है जो सेलेक्ट कर रहा है, नेचर। जैसे टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी, उन्होंने कहा कि मानो एक स्पीसीज है, नहीं समझ में आया, एक से मानो दो बनी, एक से दो बनी, कौन बेस्ट है ये कौन डिसाइड करेगा, नेचर। नेचर कहेगी कि इनमें जो बेस्ट है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो एडेप्टिव है, हम उसको मौका देंगे आगे बढ़ने का, जो एडेप्टिव नहीं है उसको मौका नहीं देंगे। एक डिस्कार्ड कर दी गई, एक बढ़ गई। फिर से क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, नेचर ने फिर से क्या किया, सिलेक्शन। इनमें भी नेचर ने क्या किया, सिलेक्शन। जो बेस्ट है अब इस समय के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार, नेचर उसको मौका देगी आगे बढ़ने का, दूसरे को क्या कर देगी, डिस्कार्ड। यानी एक फोर्स जनरेट हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। और ब्रांचिंग डिसेंड इज द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं आया, प्रोग्रेसिव है, रेट्रोग्रेसिव, डायरेक्शन बता रहा है वो। मैकेनिज्म कौन बता रहा है, नेचर, नेचुरल सिलेक्शन। आई नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, ब्रांचिंग डिसेंड, नेचर, नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये डार्विन की थ्योरी के मेन दो की कंसेप्ट थे। आई या नहीं आई, बहुत बढ़िया। अब डार्विन साहब ने अपनी थ्योरी दे डाली। अब थ्योरी देने के बाद बहुत सारे एविडेंस जो डार्विन की थ्योरी को प्रूफ करते हैं, उसमें एक बहुत प्यारा एविडेंस है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन साहब क्या बताना चाह, मतलब डार्विन साहब ने ये नेचुरल सिलेक्शन डार्विन साहब की थ्योरी को कैसे प्रमोट करता है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन में क्या आएगा, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। पहला एग्जांपल क्या यूज कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। डार्विन साहब की थ्योरी को कैसे प्रूफ करता है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, समझना। मानो आप थे, या कोई और समझ लो, उस समय की बात है, ये 1850 की बात है। वो घूमने गया कहां पर, इंग्लैंड। कहां पर गया, इंग्लैंड। उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, बहुत साफ सुथरा एटमॉस्फेयर था, ठीक है। लाइकिन बड़े अच्छे पाए जाते थे वहां, लाइकिन, हाँ, पॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। उस समय लाइकिन मिलते थे, क्योंकि लाइकिन एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर है, स्पेशली सल्फर, हाँ, स्पेशली सल्फर, समझ रहे ना मेरी बात, सल्फर। क्योंकि इंडस्ट्री नहीं लगी थी, सल्फर नहीं थी, लाइकिन प्लांट पर अच्छे हुआ करते थे। जब वो घूमने गए सज्जन, उन्होंने कहा यार इस मौत, समझ तो, मौत, मौत नहीं बोल रहा हूं मैं, मौत, हाँ, MOTH, मौत, ठीक है। नीचे बच्चे कह रहे मौत, मैंने मौत नहीं भाई, मौत, ठीक है। मतलब समझो एक तरीके से बटरफ्लाई, जंगली बटरफ्लाई, समझ रहे हो ना। एक तो रंग बिरंगी देखते हो आप, एक जंगली देखते हो, काली सी भद्दी सी, समझ रहे हो ना, हाँ, वो जंगली बटरफ्लाई मौत होती है, टिपर्ड मौत कहते हैं उसको, वेस्टर्न बुटेलेरिया, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने देखा यार उस समय जब वो इंग्लैंड गए तो उनको, भाई लॉ, जेनेटिक्स भी तो कोई चीज होती है ना। जेनेटिक्स कहती है कि मेलानिन पिगमेंट, जैसे हमारे अंदर भी, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट डोमिनेंट होते हैं। मम्मा पापा में से कोई अगर एक काला है, एक गोरा है, तो बच्चों के काले होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी, मेलानिन पिगमेंट के जीन हमेशा डोमिनेंट होते हैं, समझ रहे ना। प्रोबेबिलिटी बोला है मैंने, 100% नहीं,
क्योंकि वो जेनेटिक्स है, वो तो ठीक है, डिपेंड करता है कौन एक्टिव हो जाए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या कहती है कि भाई अगर मिलेनियन का जीन जाएगा तो वो डोमिनेंट होगा ही होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस होगा तो हो गई, समझ रहे हो। हाँ, दोनों के दोनों अगर रिसेसिव है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। थोड़ा जेनेटिक्स तो पढ़ ली ना तुम लोगों ने, समझ गए ना मेरी बात। लॉ ऑफ डोमिनेंसी, हेटेरो, होमो, हाँ बस बस इतना इतना ही चाहिए मुझे अभी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल की बात नहीं कर रहा, मैं सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें मेलेनिन पिगमेंट की बात करूं तो जीन हमेशा डोमिनेंसी दिखाता ही दिखाता है। तो इसके हिसाब से जो ब्लैक मॉथ थे और एक व्हाइट मॉथ थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तुम्हारे हिसाब से, इंडेक्स से किसका नंबर ज्यादा होना चाहिए? ब्लैक। व्हाइट क्यों होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से? हम तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम तो बात ही नहीं कर रहे अभी नेचुरल सिलेक्शन की, हम तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं, हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। किसका नंबर ज्यादा होना चाहिए था? ब्लैक। डोमिनेंसी तो यही कहती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ब्लैक ज्यादा होना चाहिए, पर उस समय ब्लैक ज्यादा नहीं था। उन सज्जन को व्हाइट मॉथ ज्यादा देखने को मिले। नहीं यार, ये क्या चक्कर है, व्हाइट ज्यादा क्यों है, ब्लैक ज्यादा होनी चाहिए। तब दिमाग लगाया, गौर से समझे कि यार उस समय लाइकिन थे प्लांट के ऊपर, कौन थे? व्हाइट लाइकिन। और कुछ प्रेडेटर बर्ड्स थे जो क्या काम करते थे, जब मौत पेड़ पर बैठते थे, मौत, मौत नहीं, हाँ मौत नहीं आया क्या? मौत जब पेड़ पर बैठते थे तो ब्लैक वाला तो दूर से दिख रहा है ना, पर व्हाइट वाला क्या हो रहा है? हाइड हो रहा है। इस बर्ड को ब्लैक दिखेगा या व्हाइट? तो सीधा ब्लैक को पकड़ के खा जाएंगे, तो धीरे धीरे ब्लैक का नंबर कम हो गया ज्यादा, व्हाइट का नंबर, पर जेनेटिक्स के हिसाब से ब्लैक, पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी खत्म। यानी कौन सेलेक्ट कर रहा है यहां पर? नेचर। बहुत प्यारा एग्जांपल है जो डार्विन की थ्योरी को प्रूव कर रहा है कि भाई सही बोल रहे हैं ये, डार्विन साहब ने गलत बात नहीं की है, नेचर सेलेक्ट करती है। नहीं आया क्या? हाँ, फिर चले गए, फिर लगभग 70 सालों बाद फिर लौटे बुढ़ापे पर, बिल्कुल ठीक है, मान लो, मान लो, माना कि 70 साल बाद फिर लौटे। जब लौटे, अरे भाई इंडस्ट्री लग चुके थे, ढेर सारी इंडस्ट्री, ढेर सारा पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड भरी भर के, ठीक है। तो लाइकिन बचेगी क्या? लाइकिन गायब हो गई, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकिन गायब हो गई, प्लांट के ब्लैक ट्रंक दिखना चालू हो गए, ब्लैक ही ब्लैक। अब देखा उन्होंने भाई, उल्टा हो गया। जरा बताओ, ब्लैक मॉथ दिख पा रही है तुम्हें? यहां पर दिख रही है क्या? गौर से देखोगे तो दिखेगी, तुम्हें दिख रही है, पर प्रेडेटर बर्ड्स को ये नहीं दिखेगी। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना? दिख रही है, ब्लैक मॉथ दिखा रखी है मैंने, आंखें गड़ा के देखोगे दिखेगी, तुम्हें दिख रही है, दिखने दो, पर इस बेचारी प्रेडेटर को नहीं दिख रही है, इस प्रेडेटर को नहीं दिख रही है, पर इसको क्या दिख रहा है? व्हाइट मॉथ दिख रही है कि भाई ये तो दिख रही है, तो किसको पकड़ेगी ये पहले, व्हाइट को या ब्लैक को? व्हाइट को। इस बार संख्या या आंकड़े चेंज हो गए, व्हाइट का नंबर, ब्लैक का नंबर। इस बार ब्लैक का नंबर इसलिए नहीं बढ़ा कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी लग रहा है, इसलिए बढ़ा क्योंकि इस बार नेचर डायरेक्शनल सिलेक्शन कर रही है। पहले नेचर इस डायरेक्शन में सिलेक्शन कर रही थी, अब नेचर ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, नहीं अब तो मैं ब्लैक को सिलेक्ट करूंगी। तो ब्लैक को सिलेक्ट क्यों करूंगी? क्योंकि ट्रंक मैंने ब्लैक कर दिया, क्योंकि लाइकिन सारे के सारे मारे गए। इट इज अ सुपर एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। अभी पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो यहां क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आएगा, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी 1850 के अंदर किस टाइप के मौत का नंबर ज्यादा था? व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ। ब्लैक मॉथ नंबर किसका ज्यादा था? व्हाइट का ज्यादा था, ब्लैक का कम था। पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन उल्टा हो गया, ब्लैक व्हाइट, क्योंकि नेचर 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 सेलेक्ट कर रही है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का, या नहीं है? इसलिए एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। कोई डाउट? पक्का? एक बढ़िया एग्जांपल और देता हूं, मजा आ जाएगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे गांव में डीडीटी छिड़की जाती थी मच्छरों को मारने के लिए। तुम्हें याद है डीडीटी के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत याद होगा।
हाँ, वो चढ़ के काम चल जाता था, मच्छर भाग जाते थे। फिर हम खाट पर लेटते थे, ठीक है, फिर भी मच्छर काटते थे तो कछुआ छाप, वो सॉरी ये थी ओडोमास्ट आती थी उस समय, अभी आती है। हाँ, पहले वही चलती थी, बड़ी गंदी सी बदबू आती थी उसके अंदर। ठीक है, अब अच्छी आती है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, तो लोग क्या करते थे, उसको लगा करके सो जाते थे। नहीं फिर भी काट रहे हैं तो मच्छरदानी लगाते थे, पर मच्छरदानी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, घर के सारे मेंबर लगा लें। ठीक है, कुछ को मिलती थी, कुछ को नहीं मिलती थी। नहीं आया समझ में? जिसको नहीं मिलती थी तो वो ओडोमास लगाता था भाई, ठीक है, ऐसा ही होता था। बच्चों को नहीं मिलती थी भाई, हाँ, बड़े बुजुर्गों को मिलती थी। अब आ जाओ, क्योंकि बच्चे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, समझ रहे हो ना? हाँ, मजबूत बनाना है उनको। फिर क्या हुआ, मच्छर ओडोमॉस लगने के बाद भी खाना चालू कर दिए। फिर मार्केट में कछुआ छाप अगरबत्ती आई, टीवी में ऐड आती थी, हाँ, वो कॉइल के फॉर्म में आती, कॉइल फॉर्म में, ग्रीन कलर की कॉइल। मैक्स तो बाद में आई थी, पहले सुनो बैक में। कछुआ छाप ब्रांड था, मॉर्टिन बाद में आई थी, पहले आ जाओ पीछे। कछुआ छाप तुम नहीं जानते तो पुरानी पुरानी बात कर रहा हूं, बैक में जाओ। वही आती थी, और कोई ब्रांड था ही नहीं। ग्रीन कलर की आती थी कॉइल, टूट जाती थी, लगा लगा के जोड़ जोड़ करके उसमें स्टैंड पर जलाते रहते थे हम लोग, फिर टुकड़े लाके जला जला करके मैं धुएं कर रहे हैं उसको कि हाँ भाई थोड़े बहुत मच्छर ना काटें। कुछ समय बाद मच्छर उसके ऊपर आके बैठ रहे थे, अब तू क्या बिगाड़ेगा हमारा। अरे भाई, पावरफुल हो गया। धीरे धीरे वो ग्रीन कॉइल रेड कॉइल में कन्वर्ट हो गई, और तब तक कुछ और ब्रांड आ गए थे, जैसे मॉर्टिन बोला उसने, ठीक है, मैक्सो, ये ब्रांड भी आ गए, इन्होंने भी कॉइल बनानी चालू कर दी, डार्क रेड कलर की कॉइल, यानी टॉक्सिक ज्यादा था। स्टार्टिंग में मारे गए मच्छर, कोई नहीं, तू कर, और टिपिकल हमारे लिए कंडीशन लेके हम और मजबूती लेके आएंगे। कुछ ने बलिदान दिया, पर कुछ बच गए, वो अडेप्ट हो गए। अब लो तुम हमारा क्या कर पाओगे भाई? नहीं यार, अब ये तो यार हम जितनी कठिनाइयां दे रहे हैं उतना ही अपने अंदर और रेजिस्टेंस पावर लेकर के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे उस समय गुड नाइट आती थी, छोटी सी वो आती थी इस मशीन, जिसमें एक एलिमेंट लगा होता था, एक टिक्की रख देते थे उसके ऊपर, हाँ, कार्ड टाइप का टिक्की रख देते थे, टिक्की से फ्यूम निकलते थे, एकदम सारे मच्छर गिर के मर जाते थे। कुछ दिनों बाद देखा मच्छर उसके ऊपर ही बैठे पार्टी कर रहे हैं। ओ भाई, ये क्या कौन सा सिलेक्शन है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या सर, कहानी की तरह मत सुनना, मेरी हर कहानी के अंदर क्वेश्चन छुपे हैं। जितनी मैं एग्जांपल दूंगा, जितनी कहानी सुनाऊंगा, सब में क्वेश्चन है, समझ रहे हो? टीचर एक होता है, क्लास में बच्चे 10-50 होते हैं, सिलेक्शन एक का होता है, और उसी का होगा जो वास्तव में सीरियसली चीजों को समझ रहा है। बात बाकी तो कहानी सुन के निकल जाते हैं, ठीक है, और बचे हुए बच्चों के लिए ताली बजाने के लिए काम करते हैं। समझ में आया? अब डिसाइड करो, ताली बजानी है, सिलेक्शन ताली बजवानी है, ठीक है? तो सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि हर में कहानी में सब चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है? कहानी की तरफ लेके तो कचड़ा हो जाएगा। फिर धीरे से और इवोल्यूशन हुआ, हम उस गुड नाइट को, जो ब्लू कलर की टिक्की आती थी, हमने रेड कलर, बहुत सारे कलर में चेंज करके टॉक्सिक 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 और डबल टिक्की स्टार्ट कर दी, 2 टिक्की वाली भी आ गई, ठीक है? तो मच्छरों ने उसके अगेंस्ट भी क्या कर ली, रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली। मजबूरी हो गई, तब टीवी पर एक ऐड आया, ऑल आउट, ठीक है? ऑल आउट का नहीं आता था, वो जीभ निकाल करके उस मच्छर को सेलेक्ट कर जाता था। तो हमने कहा ये चीज अच्छी है भाई, अब लाओ उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मच्छर मरे, कोई डाउट नहीं, फिर धीरे धीरे उन्होंने रेजिस्टेंस पावर डेवलप करी, ऑल आउट धीरे धीरे हमने टॉक्सिक में लेकर के आ गए, ट्रांसपेरेंट से रेड कलर में आ गई ऑल आउट, ठीक है? फिर मोड चेंज हो गया, और टॉक्सिक और टॉक्सिक और टॉक्सिक मोड, नहीं हाई मोड पर आ गई। आज की डेट में क्या ऑल आउट से मच्छर मरते हैं? कुछ नहीं, बेकार हो चुकी ऑल आउट, कुछ नहीं करती भाई। दिन भर लगा के रखता हूं, मच्छर भर भर के मच्छर ही मच्छर है यहाँ तो, हाँ, मतलब इतने मच्छर है कि एक मच्छर मार लो तो खून ही खून हो जाता है, नहीं आएगा, बहुत बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है? अरे तुम पूरी कहानी सुन लेने दो भाई। फिर क्या हुआ, ऑल आउट का जमाना गया, अब सीधी हिट आती है, सीधे मच्छर बैठा है ना, अब कहां जाएगा, सीधे मच्छर के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, अब तो मरेगा, नहीं आएगा डायरेक्ट। तुम क्या लग रहा है किसी के ऊपर छिड़क रहा हूं मैं? ठीक है, हमने बोतल के ऊपर मच्छर बिठाया यहाँ पर, समझ रहे हो? हाँ, बच्चे पे नहीं छिड़क रहा हूं मैं किसी पर, समझ रहे हो? हाँ, तो सीधा समझ में आया, हिट डायरेक्टली हम मच्छर को मार रहे हैं, ठीक है, हिट से। और हिट में भी अब नॉर्मल हिट नहीं आती, रेड हिट आ गई, ब्लैक हिट आ गई, यानी उसमें भी क्या हो रहा है, पॉइजन और बढ़ता जा रहा है। तो जितना आपको स्ट्रगल मिलेंगे उतना आपके अंदर निखार आएगा, उतना रेजिस्टेंस पावर डेवलप होगी, उतना ही आप बेहतर 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 बनोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोल रही है, नेचर बोल रही है। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी वो कमजोर रहेगा, जिसको जितनी स्ट्रगल मिलेगी वो उतना मजबूत होगा। जिन बच्चों को तुम प्रोटेक्ट करके रखते हो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत शिकार हो जाते हैं। जो स्लम बच्चे होते हैं, देखे होंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं,
उनको कोरोना हुआ क्या? कोरोना मैक्सिमम उनको हुआ जो बहुत हाई क्लास क्वालिटी के लोग थे, वो कोरोना से मरे, स्लम बच्चे नहीं मरे कोरोना से। उन्होंने कहा क्या है कोरोना, तो पहले कोरोना फैला था उस समय मैं निजामुद्दीन पे उतरा था ट्रेन से, और ढेर सारी चाट भल्ले की दुकानें लगी थी। मैंने कहा भाई कोरोना अगर इंडिया में आया तो क्या होगा, अब भीड़ लगी है, मैंने कैसे बचेंगे सारे लोग, यहाँ तो हम स्ट्रीट फूड ही खाते हैं भाई। नहीं समझ में आया? मतलब वहां तो क्या कर रहे हैं, खाना तो छोड़ो, पूरा पैक्ड होके लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हम इतना अनहाइजेनिक तरीके से रहते हैं, इतना अनहाइजेनिक फूड खाते हैं कि कोरोना भी डरता है कि इनका मैं क्या बिगाड़ पाऊंगा, ये तो इतने अनहाइजेनिक है। नहीं आया क्या? हाँ, तो इसलिए इंडिया के अंदर भी वही लोग ज्यादा इफेक्ट किए जो बहुत ज्यादा हाइजीन हाइजीन करते थे। नहीं आया क्या? समझ में आई? पर इसका मतलब ये नहीं है अनहाइजेनिक तरीके से रहो। समझ में आई? बैलेंस करना है चीजों को। आओ, हफ्ते में एक दिन कुछ भी खाओ, पर 6 दिन अच्छा खाओ। खा लो, एक दिन खा लो समोसा, चलो आ जाओ। थक गया लेकिन चीख चीख के। अब सुन सुन लो मेरी बात है यार, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये एग्जांपल समझ में आया, मच्छर वाला एग्जांपल समझ में आया। ऐसी पहले सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक बनी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, पेनिसिलिन। इसको वंडर ड्रग बोलते थे, सारे बैक्टीरिया को मार लेती थी। पर आज की डेट में जखीरा है एंटीबायोटिक का, और उतने ही बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस पावर आ चुकी है। मल्टी ड्रग छोड़ो, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप उनके सामने अनफेवरेबल कंडीशन दोगे, उतना ही वो एक डायरेक्शन के अंदर अपने अंदर चेंजेस लाते रहेंगे, रेजिस्टेंस पावर आती जाएगी। सबका क्वेश्चन है, डार्विन सिलेक्शन के एग्जांपल है। समझ में आई या नहीं आई? अब डार्विन साहब की कुछ ऐसी भी थ्योरी थी जो तुम नहीं जानते हो, एनसीईआरटी में दे रखी है, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, पर हेडिंग नहीं डाला है उन्होंने। एक पैराग्राफ दे दिया है जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि यार नेचर सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकती, जब इंसान सेलेक्ट कर सकता है तो नेचर भी सेलेक्ट कर सकती है। उन्हें कैसे? उस जमाने में कबूतरबाजी होती थी। क्या? कबूतरबाजी, क्योंकि इंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे। हाँ, मतलब लोग सीटी छतों पर जाते थे, सीटी बजा बजा के वो घुमा घुमा के कबूतरों को उड़ाते थे, फिर कबूतरों की फाइट करवाते थे। जो कबूतर मजबूत होता था उसको मौका मिलता था ब्रीडिंग करने का, कमजोर को ब्रीडिंग करने का मौका नहीं मिलता। एनिमल के केस में बता रहा हूं मैं अभी। यहां तो सब पैसों का खेल है, मनुष्य, तभी तो मनुष्य बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, सिस्टम अलग हो गया है। यहाँ पैसा है तो वो ग्रो कर रहा है, चाहे बिल्कुल बेकार जीनी क्यों ना हो। और जिस पर पैसा नहीं है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, चाहे कितना मजबूत जीन क्यों ना हो। यानी यहां नेचर का सिलेक्शन रुक गया है, तभी तो नेचर समय समय पर तबाही मचाती है। हाँ, समझ में आया? अब वापस आ जाओ, वापस आओ। तो कबूतरबाजी होती थी, हम किन कबूतरों को ब्रीडिंग करने का मौका देते थे? जो हमारे हिसाब से बेस्ट है। फिर आगे की ब्रीड उतनी बेटर, उतनी बेटर। जैसे आज के डेट में तुम चाहते हो, जर्मन शेफर्ड बहुत बिक रहा है, तुम जर्मन शेफर्ड की ब्रीड बनाना चालू कर दोगे। समझ रहे हो? बुलडॉग ज्यादा बिक रहा है, उसकी ब्रीड बनाना चालू कर दोगे। ठीक है, उसी में क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। आपकी इच्छा के अनुसार तो हो रहा है। तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी गाय और भैंसे हैं वो एक बार में 100-100 लीटर दूध दें, कम खाएं दूध ज्यादा दें। नहीं आया? तुम्हें कहीं मिल जाए कि एक जर्म प्लाज्म है, युवराज का जर्म प्लाज्म, ऐसे कोई भैंसा है, ठीक है, तुमने उसका जर्म प्लाज्म ले लिया तो ये ऐसे ही कैटल को जन्म देगा, तो नो डाउट उसी का जीन बिकेगा भाई। जो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट है तुम उसको सेलेक्ट करोगे ना। अब नहीं, ये डार्विन कहना चाह रहे हैं कि इंसान अपनी इच्छा के अनुसार बेस्ट को सेलेक्ट करके मौका दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो नेचर भी तो ये कर रही है। जब इंसान कर सकता है तो नेचर क्यों नहीं कर सकती? ये समझाया है डार्विन साहब ने। तो हाँ, डार्विन साहब ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल दे करके, कहां दे रखा है, मैं एग्जाम्पल दे भी दूं तुम्हें। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिख रहा है कहीं? हाँ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पैरा नंबर आ जाओ, कहां गया यार, ब्रांचिंग डिसेंट छोड़ दो, छोड़ो, पेज इस पे आओ, ठीक है, पेज नंबर 115, पेज नंबर 115 पर सेकंड पैरा, इन द सम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलरिटी इन, यही है ना? नहीं, प्रोटीन चीज नहीं, इसके बाद वाला पहला, तीसरा पैरा आ जाओ। मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स। समझ में आया नहीं आया? ये पैरा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का पैरा है, मतलब एनसीईआरटी को बिखेरा हुआ है, मैंने उसको अरेंज किया हुआ है, बस ये पूरी एनसीईआरटी है। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात किसने की थी? डार्विन साहब ने। पर डार्विन साहब उस समय इतने फेमस थे कि इनकी जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो बाइबल के बराबर आ गई थी, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी उस समय बहुत ज्यादा थी, वो डोमिनेंट थी, जहां की बात कर रहा हूं मैं वहां पर।
हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उस समय एक्टिव रहो एकदम, ठीक है। तो बाइबल इतना डोमिनेंट था, क्योंकि जब मैं इतनी दम लगा के पढ़ा रहा हूं तो फिर तुम ढीले तो नजर आ रहे हो ना, तो लग रहा है मेरी एनर्जी बेकार जा रही है, ठीक है। फील यार, तुम समझ रहे हो। मैं दो चीज देखता हूं, अगर टीचर बहुत दम लगाता है तो बच्चा ढीला पड़ जाता है, टीचर रिलैक्स होकर पढ़ाता है, बच्चे से मेहनत करवाता है तो बच्चा एकदम आगे फाड़ फाड़ के लिख रहा होता है। ऐसा ऐसा कराएं क्या? अब आ जाओ, सुन लो बेटा, समझ में आया आर्टिफिशियल सिलेक्शन? अब मैं बात कर रहा हूं, डार्विन साहब की थ्योरी उस समय इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि बाइबल के बाद उसी का नंबर था, और डार्विन साहब हवा में उड़ रहे थे। एक दिन कॉन्फ्रेंस में थे, समझना, और बस जगह जगह बुलाया जा रहा था उनको, क्योंकि इतने फेमस हो गए थे बहुत ज्यादा। तो बीजवान साहब पहुंच गए वहां पर। अब आज बीजवान कुछ गड़बड़ करने वाले थे, सोच के गए थे आज मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं आया क्या। अब बात बातें बोल रहे थे, वेरिएशन वेरिएशन, नेचर में कॉन्टिन्यूस वेरिएशन ही न्यू स्पीसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रूव भी किया उन्होंने। तो बीजवान साहब ने एक हाथ उठाया, साहब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ। आप वेरिएशन 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 कर तो रहे हो भाई, मैं और मेरे बच्चे, मेरे आसपास सब में इतनी सारी वेरिएशन है, ये तो तुरंत होने वाली वेरिएशन है भाई। भाई मेरी बात की जनरेशन तुरंत वेरिएशन है, हम एक जैसे हैं ही नहीं। और आप कह रहे हो वेरिएशन स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है, और धीरे धीरे ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होकर नई स्पीसीज को बनाते हैं। पर हम सब में इतनी वेरिएशन एक बार में आ जाती है, क्यों आ जाती है? अब फंस गए भाई, फंस गए, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, सामने सामने। समझ में आया? यही अंतर होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का। हाँ, अब फंस गए। अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि डार्विन साहब है भाई, मुझे नहीं आता, बेइज्जती हो जाएगी। तुरंत पूरे जोश में एक थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। उन्होंने कहा कि बॉडी के हर सेल में पैनजीन होते हैं। क्या होते हैं? पैनजीन, जो ब्लड में आते हैं और ब्लड से होते हुए वो गैमीट में जाते हैं, और गैमीट से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जो वेरिएशन क्रिएट करते हैं। नहीं आया क्या? फंस गए, थ्योरी लेके फंस गए। तो बीजमान ने बोला कि भाई मेरी पहले से थ्योरी दी गई है, जर्म प्लाज्म थ्योरी, वहां बता चुका हूं मैं, सोमैटोप्लाज्म में होने वाला चेंज कभी भी इनहेरिट नहीं होता, और आप तो इनहेरिट कर रहे हो भाई। समझ रहे हो? तो यही वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे कि भाई इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। तो डार्विन की सिर्फ एक ही थ्योरी फेल हुई है, सारी थ्योरी फेल नहीं हुई है। कौन सी थ्योरी फेल हुई है? समझ गए? हाँ, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। और किसने इसको डिस्कार्ड किया है? वीजमान। याद रहेगा ये वाली बात। और सारी थ्योरी इसकी बहुत बेहतरीन थ्योरी थी, एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि इसने भी छोटे मोटे इंसान का नहीं चुराया है। अल्फ्रेड वेलेट रसल, रसल का उठाया है इसने, इसने माल्थस साहब का कंटेंट उठाया है। फेल कैसे हो जाएंगे? पर कभी कभी समझ रहे, अच्छे लोगों का कंटेंट के साथ साथ कुछ अपना कंटेंट जैसे मिक्स करते हैं तो वहीं फंस जाते हैं। या तो 100% कॉपी करो, ठीक है, 100% कॉपी नहीं करोगे, थोड़ा बहुत उसमें जैसे दाल मिर्ची मिलाओगे, फंसने की प्रोबेबिलिटी हाँ फंस जाएगी। समझ में आया? तो यहां बेचारे ये थोड़े से डिमोटिवेट हुए थे। आइए नहीं आइए, कोई डाउट? अब इसके बाद तीसरी थ्योरी कौन सी आती है? म्यूटेशन थ्योरी। किसने दी? ह्यूगो डिवरीज। जैसे मेंडल साहब ने बाई चांस पी प्लांट को सिलेक्ट कर लिया, बाई चांस ही तो किया था, अगर उसको तो पी प्लांट नहीं सिलेक्ट करते तो ये डेटा आता, जेनेटिक्स की खोज हो पाती। ऐसे ही तो बाई चांस इन्होंने एक प्लांट सेलेक्ट किया ह्यूगो डिवरीज ने, इवनिंग प्रेमेरोज, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना। इनको नहीं पता इस प्लांट में क्या होता है, इन्होंने इस प्लांट की सेल्फिंग कराई, जैसे सेल्फिंग कराई एक जनरेशन में वेरिएशन आ गई, फिर सेल्फिंग कराई फिर वेरिएशन आ गई। वो तेरी, उन्होंने कहा ये फालतू में डार्विन साहब बोलते रहते हैं, वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस स्लो प्रोसेस, लॉट टाइम लगता है, एक्यूमुलेशन होते हैं, कुछ नहीं, सिंगल स्टेप लार्ज चेन, सिंगल स्टेप लार्ज चेन। यानी वेरिएशन के लिए म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है, नेचर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो तो एक एक्सपेरिमेंट से हवा में उड़ गए, ठीक है, और थ्योरी डाली, म्यूटेशन थ्योरी। छूटे बोले कि म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। नहीं आया क्या? और इन्होंने बोला कि वेरिएशन जो होते हैं, अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे, जो वेरिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज, डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉन डायरेक्शनल, रैंडम। जबकि डार्विन साहब ने क्या कहा? वेरिएशन होते हैं स्मॉल, धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है,
कॉन्टिन्यूअस, डायरेक्शनल, रैंडम नहीं होते, डायरेक्शनल होते हैं, सिस्टमेटिक वे में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। आई या नहीं आई? हाँ, कंपेरिजन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा ना ऐसे होते हैं, और सडन प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, जर्की प्रोसेस है, साल्टेशन बोलते हैं, यानी सिंगल स्टेप लार्ज चेंज, सिंगल स्टेप लार्ज चेंज। जबकि ऐसा क्यों हुआ इनके सामने ये वाली चीज? क्योंकि इन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया था इवनिंग प्रेमेरोज, इसमें जंपिंग जीन मिलते थे। कौन से जीन? जानते हो जंपिंग जीन? जंपिंग जीन का मतलब है जो जेनेटिक मेटेरियल के अंदर एक जगह स्टेबल नहीं होते, यहां से निकल के वहां चले जाएंगे, वहां से निकल के वहां चले जाएंगे, वहां से निकल के वहां जंप करते रहेंगे। और जब कोई जीन ऐसा करता है तो म्यूटेशन होती रहती है। क्या होती है? म्यूटेशन। हाईली म्यूटाजेनिक प्लांट था जो हर स्टेप पे म्यूटेशन कर रहा था, तो इस वजह से उन्होंने ये थ्योरी दे डाली। पर नेचर में ऐसा नहीं होता, नेचर में म्यूटेशन हमेशा लीथल होते हैं। हाँ, कुछ म्यूटेशन अगर नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, नेचर के अनुसार होते हैं, तो नेचर उनको सेलेक्ट कर लेती है जो नई स्पीसीज बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी इनकी सारी बात गलत नहीं है, कुछ बातें सही भी हैं। म्यूटेशन भी इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, म्यूटेशन भी न्यू स्पीसीज बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, पर शर्त है वो म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू नेचर हो। समझ में? हाँ, लार्ज पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू नेचर हो, जिसको नेचर सेलेक्ट कर ले। समझ रहे हो? जर्म प्लाज्म हो जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर पाए, वो नई स्पीसीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सारा नहीं होगा। आई नहीं आई? फिर हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी, कुछ बातें सही थी, कुछ बातें नहीं थी। फिर लास्ट में एक सिंथेटिक थ्योरी बनी। कौन सी थ्योरी? सिंथेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मॉडर्न थ्योरी थी। सिंथेटिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो किसी एक ने नहीं दी, वो हर साइंटिस्ट की कुछ बातें निकाली गई, कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट की कुछ बातें डाली गई, एक मॉडर्न थ्योरी बनी जिसमें पुराने साइंटिस्टों की भी चीजें इन्वॉल्व थी, नए साइंटिस्ट यंग साइंटिस्टों की चीजें इन्वॉल्व थी। इसको मॉडर्न थ्योरी नाम दिया या सिंथेटिक थ्योरी नाम दिया। आई या नहीं आई? उस थ्योरी के हिसाब से नई स्पीसीज या इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके लिए जीन माइग्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, हमने ये नहीं कहा नहीं है। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण के दिया ना बाती, सुना है आपने? यानी अब मैं इसकी आधी बात कर रहा हूं, रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख पुत्र थे भाई, 2-4 पुत्र नहीं थे, 1 लाख पुत्र थे। हाँ भाई साहब, 1.25 लाख नाती थे, और किसी में भी सिमिलरिटी नहीं थी, ठीक है। वो काउंटिंग नहीं है, ठीक, मुझे नहीं पता, पर ठीक है, क्योंकि सारा खेल किसका है यहां पर? फीमेल का। मेल एक सफिशिएंट है कि मिलियंस स्पर्म होते हैं, पर एक भी पुत्र समान था, एक ही रावण के थे। यानी उसके जीन में क्या हो रही है? कंटिन्यू रिकॉम्बिनेशन। यानी अगर एक बार के एजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकल रहे हैं, एक भी स्पर्म सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि सारा स्पर्म किससे बन रहा है? रिकॉम्बिनेशन। पढ़ चुके हो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, चियास्मेटा फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ जीन, रिकॉम्बिनेशन। तो वेरिएशन के लिए कौन स्पॉन्सर होता है? रिकॉम्बिनेशन। आई या नहीं आई? सोचो यहां 2-4 पुत्र की बात नहीं कर रहा, 1 लाख पुत्र, 1 लाख पुत्र हैं, तब भी सिमिलरिटी नहीं है। ड्यू टू, भाई एक क्यों थी? बहुत सारी थी, ठीक है, तभी तो 1 लाख पुत्र थे। पर रावण बहुत विद्वान था, जो बायोटेक्नोलॉजी तुम आज पढ़ रहे हो वो उसका महारथी था। यस, रावण एकदम बड़ा हुआ था, एकदम। ये टेक्नोलॉजी तो आज की डेट में है, हम लोग काम कर रहे हैं ना इसी पर। अब बच्चों को टाइम लगेगा, हम चाहें किसी को किसी भी स्टेज से बना सकते हैं, फ्यूचर में वही आने वाली है चीजें, क्योंकि टेक्नोलॉजी, यस, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है चीजों के अंदर। वो सोचो, अपना उसने विमान, जो तुम आप हम उड़ने वाला विमान तभी बना लेता भाई उसने, समझ में आया? हाँ, तो चीजें, पुष्पक विमान का मतलब है मतलब उड़ने वाला जहाज उसके पास था। चीजें बहुत एडवांस था, वो बायोटेक्नोलॉजी में एडवांस था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडवांस था, मतलब बहुत टैलेंटेड था। सोने का लंका भी बनाया नहीं उसने, किसी और का हत्याया, शिव जी का। समझ में आया? क्योंकि टैलेंटेड था भाई, ठीक है। उसने कहा कि भाई मैं बनाने में टाइम लगेगा, बनी हुई ना किसी की ले ली जाए। समझ में आया? कौन दिमाग लगाया इतना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने जुगाड़ करके
बनाई किसी और के लिए थी, ठीक है। नहीं, वो जब शादी कराई थी शिव जी की, जो स्टोरी बता रहा हूं, तो भाई पंडित यही था, सबसे महान पंडित ढूंढा गया यही था, ठीक है। तो भाई गुरु तो छड़ा में क्या भाई, क्या चाहते हो भाई, दिया जाता था भाई, सोने की लंका चाहिए, अब मना तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो भाई तुम ले लो तुम, ठीक है। समझ में आया, बहुत टैलेंटेड था, ठीक है, क्योंकि वो एक ऋषि की, कहते हैं यूजेनिक्स, यूजेनिक्स क्या करिए, वो एक ऋषि की संतान थी, पर राक्षसी गुण आ गए थे, क्योंकि माता राक्षसी थी। तभी तो कहते हैं यूजेनिक्स और यूथेनिक्स दोनों ही रोल प्ले करते हैं। कौन बहुत महान ऋषि थे, तो ये तो टैलेंटेड था इतना। यूजेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बेहतरीन रोल प्ले करती है। हाँ, यूजेनिक्स अच्छी है अगर माता पिता के जीन अच्छे हैं बच्चे के अंदर, और उसको सोसाइटी खराब दे दो, यूथेनिक्स कहते हैं इसको, तो अभी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स, दोनों चीजें अगर बेस्ट मिल जाती हैं तो वो एक बूम तरीके से बढ़ता है, समझ रहे हो। और वो विल गेट्स, ठीक है, और एलोन मस्क जैसे चीजें बन जाती हैं हाई टॉप क्वालिटी की। समझ में आया नहीं आया, चलो आ जाओ। तो पहला हम बात करेंगे जीन माइग्रेशन, जिसको जीन फ्लो भी बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, ये करें स्टार्ट एक करके, चलो। अभी कहां हो गया, चाहे सर नहीं आएंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बराबर करना है, रुक जाओ। तो मैं इतनी सारी कहानी सुना देता हूं, सब चीजें तुम अब सुनो, कुछ है नहीं, सुन लो एक बार, ठीक है। बस नेचुरल सिलेक्शन तक कराऊंगा, क्योंकि इसमें देखो ये चीज मैं सुन लो मेरी बात, ये पढ़ाऊंगा सिर्फ, ये पढ़ा, अरे ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, रिकॉम्बिनेशन तुम पढ़ चुके हो, नेचुरल सिलेक्शन तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, दो ही तो पढ़ाने हैं मुझे, 2 स्लाइड है बस, खत्म। पहली क्या है, हार्डी यूनिवर्स आज नहीं कराऊंगा, वो आज नहीं कराया मैंने, कल कराऊंगा। हाँ भाई, एक पॉपुलेशन है, मानो ये पटना की पॉपुलेशन है, मान लो ये दिल्ली की पॉपुलेशन है, पटना में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, दिल्ली में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है। अगर दिल्ली के लोग पटना आ रहे हैं, पटना के दिल्ली जा रहे हैं, एक दो माइग्रेशन से कुछ नहीं होगा, पर अगर ये मल्टीपल माइग्रेशन हो गए तो जीन फ्लो हो जाएगा। जैसे साउथ और नॉर्थ इंडिया में 2 लोग हैं, साउथ के लोग अपने लोगों को इंडियन नहीं मानते, वास्तव में इंडियन है भी नहीं हम लोग, प्योर ब्रीड नहीं है हम लोग, समझ रहे हो, क्योंकि इतने सालों से आपको पता है ना, पहले मुगलों का राज था, फिर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज और मुगल जब इंडिया आते थे तो अपनी फैमिली को लेकर थोड़ी ना आते थे, वो तो हथियारों से लड़ने आते थे, मार काट मचाते थे, फिर यहीं रुक जाते थे, फिर यहीं की, ठीक है, लेडीजों से शादी कर लेते थे, और जीन को क्या कर देते थे, फ्लो। तो एक मुगल का जीन, दूसरे मुगल का जीन, अंग्रेजों के जीन, कितने अटैक हुए, कितने टाइप के जीन इंडिया की पॉपुलेशन में मर्ज हुए, पर साउथ हमेशा सेफ रहा, साउथ हमेशा सेफ रहा। तो साउथ के लोग कहते हैं हम प्योर हैं, प्योर इंडियन हम ब्रीड है, तो हम लोगों से नफरत करते हैं, नफरत का मतलब हमें एंटरटेन नहीं करते वो लोग। जब साउथ जाना तो देखना तुमसे थोड़ा सा उनका इंटरेक्शन खराब होगा, वो तुम्हें इंडियन मानते ही नहीं है, तुम हो ही नहीं यहां पर, तुम हाइब्रिड हो, बहुत सारे जीन इसमें तुम्हारे अंदर फ्लो हुए हैं, ये रियलिटी है भाई। ये तुम, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, तुम उसके उधर मत सोचना, कुछ दिमाग उधर मत लेके जाना, इट इज अ साइंस, ठीक है। इसीलिए हमारा जीन बेटर है, रेजिस्टेंस पावर ज्यादा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जीन फ्लो हुए हैं, इसलिए रोगों से लड़ने की क्षमता इस जीनों में ज्यादा है, रियलिटी है, समझो मेरी बात, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जैसे मानो अंग्रेज आए इंडिया, और इंडिया के लोग गए वहां, फिर अंग्रेज इधर, समझो, मानो इंग्लैंड के अंदर मूवमेंट हुए इस तरीके से, तो अगर ये लोग कंटिन्यू आएंगे आएंगे और यहां रुक करके यहां के लोगों से मैरिज करके और यहीं बस जाएंगे, तो अपने जीन को यहां की पॉपुलेशन में फ्लो नहीं कर देंगे, अरे हाँ या ना। अगर ये लोग इधर जाएंगे और अपने जीन को क्या कर देंगे, फ्लो कर देंगे इसके अंदर, तो ये जीन पूल चेंज नहीं हो जाएगा। अब जीन पूल क्या होता है, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सबके जीन और उनके एलील, एलील समझते हो ना, एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2, होमोलोगस, 2 क्रोमोसोम, आधा कहां से आता है, मदर से आता है, फादर से, दोनों क्रोमोसोम के एक ही सेम लोकस पर होते हैं भाई, तो तभी तो होगा लॉ ऑफ डोमिनेंसी, रिसेसिव, सब चीजें आएंगी भाई, कौन सा समझ में आ गया ना, जेनेटिक्स वाली बात। तो एक पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल हैं, इनमें जितने भी इनके जीन हैं, उनके एलील, उनका कलेक्शन जीन पूल कहलाता है। तो इस पॉपुलेशन का जीन पूल, इस पॉपुलेशन का जीन पूल, अगर ये माइग्रेट करते हैं, एक दो माइग्रेशन से कुछ नहीं होगा, मल्टीपल माइग्रेशन अगर होते हैं तो ये वेरिएशन लेकर के आते हैं और एक नई स्पीसीज बनाते हैं, यानी मल्टीपल माइग्रेशन भी न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए नहीं आइए, रिस्पॉन्सिबल फॉर
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, न्यू, और आई या नहीं आई, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है अचानक से जीन का लॉस हो जाना, जीन का ड्रिफ्ट हो जाना, नहीं आया क्या? पर ये छोटी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होता है ऑलवेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन पर कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, एक बात याद रहेगी। दूसरी बात भाई, रैंडम नॉन डायरेक्शनल चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन इज बाय चांस। अगर छोटी पॉपुलेशन के अंदर क्या हो, रैंडम नहीं, अचानक से क्या हो, अचानक से रैंडम, अचानक से जीन का लॉस हो जाए, अचानक से एक जंगल में आग लगी, छोटी सी पॉपुलेशन जंगल में आग लग गई, उस आग में कुछ लोग मारे गए, कुछ उस पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल मारे गए, तो वो जी मानो उस जंगल में नीली आंखों वाले लोग भी रहते थे, काली आंखों वाले लोग भी रहते थे, अचानक से आग लग गई, उसमें नीली आंखों वाले लोग मारे गए, उनकी वजह से जीन फ्लो हो रहा था, पर अब वो सारे ही मारे गए, तो अब तो वो पॉपुलेशन गायब ही होगी ना। तुम समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे चीता एंडेंजर्ड कंडीशन पर आ चुका है, न्यूज में कई बार सुना होगा कि चीता की पॉपुलेशन ओवर हंटिंग की वजह से बोतल की नेक से गुजर रही है, नेक से गुजर रही है का मतलब पहले पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती थी और ओवर हंटिंग की वजह से पर्टिकुलर एक उसकी पर्टिकुलर एक चीज को सेलेक्ट करके उनको इतना हंटिंग की वो गायब हो गए। पर उस कुछ चालाक चीते थे जो उस हंटिंग से बच पाए, जो बच पाए उनका नंबर क्या हो गया, बहुत कम, जिनमें स्मार्टनेस ज्यादा थी। तो आखिर में क्या हो गया, इनका साइज क्या हो गया, साइज कम हो गया ना, साइज कम। तो जब भी हम टर्म यूज करते हैं कि कोई पॉपुलेशन आज की बोतल की नेक से गुजर रही है, मतलब उसका साइज बहुत कम हो गया। कारण कोई भी हो सकता है, ओवर हंटिंग, कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी, भूकंप आ गया, आग लग गई, जैसे आज लॉस एंजल्स में देखो कि जंगल में आग लगी पड़ी है, समझ रहे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। पर ये बड़ी पॉपुलेशन पर नहीं होता, छोटी पॉपुलेशन पर ये चीज हो सकती है। आई या नहीं आई? हाँ, पर इनमें जो बच जाते हैं वो औरों से बेहतर होते हैं, तभी तो बच पाए। अगर इनको आपने संरक्षण दे दिया तो ये एक नई पॉपुलेशन बनाएंगे ना, जबरदस्त पॉपुलेशन होगी, हाँ या ना? तो अगर तुमने इसको मौका दिया, इनको संरक्षित कर दिया, इनको ब्रीडिंग कराई, तो इनसे जो पॉपुलेशन बनेगी वो पुरानी पॉपुलेशन से बेहतर होगी। तुम नहीं समझ पाए मेरी बात? जैसे एक मूवी देखी थी मैंने, ठीक है, उसमें मैंने ऐसे बताया था तुम्हें अभी, उस मूवी में ये दिखाया है कि उन्होंने हर देश के सुपर फाइटर कलेक्ट किए थे, बताया था ना मैंने, अभी बताया था ना जस्ट। हाँ, फिर उन्होंने क्या कराई, लड़ाई कराई, लास्ट में कौन बचे, 2 या 3 बचे। तो सोचो अगर उनके जीनोम को मौका दोगे आगे बढ़ने का, तो सुपर फाइटर नहीं निकलेंगे वहां से, मतलब स्ट्रगल के बाद ये बचे। अब इनको मौका दिया तो इनसे जो स्पीसीज बनेगी वो सुपर स्पीसीज होगी। नहीं आई क्या? क्या चीज? जर्म प्लाज्मा चेंज नहीं आएगा, उनमें जर्म प्लाज्मा चेंज पहले से आ गया था, आपने क्या कर लिया, अनफेवरेबल कंडीशन देकर के, जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तुम सब पढ़ रहे हो, मुझे क्या पता तुम्हें कितने चेंज आया नहीं आया, सब तो मुझे एक जैसे लग रहे हो, सब मस्त बैठे हो, मुंह फाड़ रहे हो, सो रहे हो, जा रहे हो, बना रहे हो। एक दिन मैंने कहा संडे आ रहा है, देखता हूं, ठीक है, एक खतरनाक सी परीक्षा लेता हूं, एक खतरनाक सा टेस्ट बनवाया, सब मुंह फाड़ के गिर गए, तुम में से 2 बच्चे उस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए। तो जब मैं टेस्ट लिया तब तुम्हारे अंदर चेंज आया क्या? चेंज तो पहले आ चुका था, क्योंकि वो 2 बच्चे जो क्वालिफाई किए वो दिनों रात पढ़ रहे थे पर दिख नहीं रहे थे, जर्म प्लाज्मा चेंज तो पहले ही आ गया था, समझ में? अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा के उनको उससे अलग किया और उनको मौका दिया आगे बढ़ने का, तो वो नई स्पीसीज बनी जाएगी। शायद तुम में से कोई ऐसा हो जो एम्स की पहली रैंक फोड़ दे, फोड़ दे, फील करनी, फोड़ नहीं सकते हो क्या? क्यों नहीं फोड़ सकते यार, कोई तोप थोड़ी ना है, नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। और सोचो फिर उसकी शादी किसी एम्स की टॉप मोस्ट लड़की से हो, अगर बॉयज की बात कर रहा हूं तो, अगर गर्ल्स की बात कर रहा हूं तो किसी टॉप मोस्ट बॉयज से हो, सिंपल सी बात है। फिर उनकी आगे की जो जनरेशन होगी, एम तो छोड़ो, हो सकता है वो, समझ रहे हो, मतलब इंडिया तो छोड़ो, किसी और कंट्री के सुपर मेडिकल उसमें होंगे, फील्ड में होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल की इनकी रेंज होगी, यानी क्या होगा पता ही नहीं, तो सुपर जीन हो गया ना, नहीं आई क्या? तो उसका म्यूटेशन नहीं हुई, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई, उनको बेस्ट एनवायरमेंट प्रोवाइड करा गया, तो वो चीजें हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है।
यहां तक कोई डाउट? क्योंकि इनमें कई ऐसे थे सुपीरियर, कोई इंफीरियर। जैसे रावण की माता अगर राक्षसी थी तो पिता, समझ रहे हो? सोचो पिता जैसी अगर माता होती तो रावण क्या होता, पता नहीं क्या होता। समझ में आया ना? तो वो हमने यहां पर क्या किया, यहां सब सुपर सुपर है। जैसे अभी तुम गधे घोड़े सब, गलत मानना मैं बोल देता हूं, गधे घोड़े सब तैयारी कर रहे हैं दुनिया में। 25 लाख लोग हैं, कैसे सब तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ शौक में कर रहे हैं, कुछ ठीक है देख लेते हैं इस बहाने कुछ हो ही जाएगा, देख लेते हैं, ज्ञान ही ले लेंगे, ज्ञान अर्जित कर लेंगे। पर जब तुम एमबीबीएस करके जब पीजी की तैयारी करोगे तो बस अब घोड़े ही घोड़े होंगे। समझ में आया? पीजी का जब एग्जाम दोगे तब हर बच्चा सेलेक्टेड होगा, तुम्हारा कंपटीशन उस बच्चे से हो रहा होगा जो सेलेक्टेड है, तो वो टिपिकल ज्यादा हो गया ना। तो बस वही तो है, यहाँ सब पीजी के बच्चे हैं, यहाँ पर गधे घोड़े सब हैं। ठीक है, घोड़ों को अलग कर दिया हमने, अनफेवरेबल कंडीशन ला करके, साइज क्या हो गया, स्मॉल। क्लियर है बिल्कुल? ऐसे ही मान लो एक फाउंडर इफेक्ट होता है, एक लाइन का है तो, जैसे मानो एक पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन के अंदर काली आंखों वाले लोग भी थे और मान लो नीली आंखों वाले लोग भी थे। यार के एवोल्यूशन में ऐसे हवा में पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? नीली आंखों वाले लोग भी थे, समझना। पर काली आंखें वाले लोगों के अंदर ये कोई म्यूटेशन थी जिसकी वजह से बीमारी फैल रही थी, तो नीली आंखों वालों ने कहा भाई भाग लो यहां से, एक नई पॉपुलेशन बनाते हैं, एक नई पॉपुलेशन बनाते हैं। और सारे के सारे निकल के बाहर आ गए एक नई जगह पर जहां कोई कंपटीशन नहीं था। इन्होंने अब ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, अब एक नई पॉपुलेशन बनी जो पहली पॉपुलेशन से बेहतरीन थी क्योंकि इनके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं था। दिस इज अ फाउंडर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नहीं आया क्या? अब जो स्पीसीज बनेगी वो पहले से बेहतर होगी। समझ रहे हो? यहां पर क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज कम हुआ होगा, जो निकलेंगे तो साइज कम होगा, और जो निकलेंगे और नई पॉपुलेशन बनाएंगे तो फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन। यानी अगर मैं इनकी बात करूं या इनकी बात करूं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। समझ में आया नहीं आया? पेटों की सारी नसें खिंच गई, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो अभी भी कहते नहीं समझ में आया तो मारने का मन करेगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ, गलती से बोल मत देना नहीं समझ में आया, फिर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे फिर। समझ रहे हो? हाँ। अब बात आ रही है, ये चेंज कैसे हो सकता है? बाई चांस, अचानक से होने वाला चेंज, कोई प्री प्लान नहीं है भाई। जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, कोई पार्ट टूट के अलग हो गया, ठीक है? माइग्रेशन बाई चांस हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा में भाग निकल लिए लोग, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप आ गया, आग लग गई जैसे मान लगी हुई, ठीक है? तो इनकी वजह से ये छोटी पॉपुलेशन में होने वाले चेंज हैं जो एक नई पॉपुलेशन बनाने के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। अरे आई है नहीं आई? आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? अब ये मैं सब एग्जांपल बता चुका हूं आपको, ठीक है? ठीक है, इन मिलेनिज्म ये सब मैंने बता दिए। इसमें ये 3 एग्जांपल डायरेक्शनल सिलेक्शन के हैं, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। स्टेबलाइजिंग का मतलब है इस पॉपुलेशन में हमेशा वही लोग जिंदा रहेंगे जो सिकल सेल एनीमिया है अफ्रीका के अंदर। समझ में आया? तो एनसीईआरटी ने 3 डायग्राम दे रखे हैं। तो अगर बस लास्ट है, लास्ट स्लाइड है, अगर पीक एक सिंगल पीक आती है मीन की तरह, मीन है, मीन वैल्यू, मतलब स्टेबलाइजिंग को इंडिकेट कर रही है, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया? ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर पीक किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, जैसे जितने भी एग्जांपल बताए डायरेक्शनल सिलेक्शन के तो हैं, जैसे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म सुपर एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसे जा रहा है। मॉस्किटो में रेजिस्टेंस पावर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस पावर, डायरेक्शनल सिलेक्शन है। समझ में आ गया? डिसरप्टिव सिलेक्शन नेचर में बहुत रेयरली मिलता है, एक पीक 2 पीक में कन्वर्ट हो गई, जैसे प्लांट में देखने को मिलता है। जैसे कोई प्लांट के अंदर म्यूटेशन हो जाए, जैसे पॉलीप्लॉइडी, एक ही पॉपुलेशन में 2 अलग अलग पॉपुलेशन बन गई ड्यू टू म्यूटेशन। वैसे तो नेचुरल तो पॉसिबल ही नहीं है, और एनिमल में ऐसी म्यूटेशन होती नहीं है, ओनली इन केस ऑफ प्लांट। आई या नहीं आई? तो आपसे पूछेंगे अगर एक सिंगल पीक आ रही है स्टेबलाइजिंग, पीक शिफ्ट हो रही है डायरेक्शनल, और 2 पीक बन रही है डिसरप्टिव। कोई डाउट? बस खत्म आज का काम। कल मैं हार्डी विंगर कराऊंगा, उसके बाद पूरा फिनिश करा के ड्रग्स तो खैर कहानी है। हाँ, तो इतना पढ़ के आना बेटा। मिलेगा तो तुम हड़बड़ी मचाते हो यार, जितना मिल रहा तो करते तो जाओ, स्टेप बाय स्टेप तो चलो।
जब सारे पीडीएफ दे दूंगा तब कंबाइंड आएगी लास्ट में, कंबाइंड लास्ट में दी जाती है। पहले टारगेट, छोटे छोटे टारगेट दिए जा रहे हैं, जब छोटे टारगेट पूरे कर लोगे बड़ा टारगेट मिल जाएगा। एकदम कैसे दे दूंगा मैं, वो छोटे दे चुके हैं ना। अब सिस्टम से काम चलेगा, कोई क्या कर दिया उससे मतलब थोड़ी ना है, वो छोटे दे चुके हैं तो वो कंबाइंड दे रहे हैं, अब मैं छोटे दे दूंगा मैं भी कंबाइंड दे दूंगा। आज लेक्चर 2 था 3 था? मैं डेस्कटॉप पर डाल दिए पीडीएफ लेक्चर 3 इवोल्यूशन मंथन, जो भी आएंगे उनको बता देना। पेन ड्राइव तो मैं लेके चला जाऊंगा इसलिए। अच्छा, अब कंबाइंड क्लास।